इंट्रो टाइम। ये कहानी है कैसे लैला और मजनू की, जिसमें मजनू एक दिन दहाड़ के चिल्लाता है कि मैं बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा, मैं बहुत बड़े घरों में रहा करूंगा। बट लैला को लगता है कि शायद मजनू उसे कह रहा है कि तुम ये सब करोगे तब हम शादी करेंगे। तो देरी किस चीज़ की थी भी तो लैला तो वो भी चल पड़ी सफ़र में। जब दुनिया की सबसे बड़ी मार्शल आर्टिस्ट के तौर पे जब वो वापिस आई मजनू से मिलने कि चलो शादी करते हैं, तब मजनू का रिएक्शन कुछ ऐसा था जो कि तुम्हें आगे पता चलेगा। तो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि आगे चल के अगर तुम्हारी लैला तुम्हारे सामने ऐसे प्रकट होती है तो तुम क्या करोगे बे? बट सॉरी 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 भूल गया, यहाँ तो एक के पास लैला ही नहीं है। मैं कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं है। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि दुखी हो रहा होता है क्योंकि उसके पास ना कोई स्किल होती है, जैसे कि तलवार चलाना, ना उसके पास कोई पैसे होते हैं। और वहीं वो अपने सामने एक लड़की को घसीटा जा रहा है देखता है, और वो मनी मन सोचता है कि नहीं, मुझे ताकतवर होना होगा। मनी मन सोच रहा होता है कि जिस दिन मैं सबसे ताकतवर होऊंगा मैं महलों में रहा करूंगा, और उस दिन ये बोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि मुझसे वादा करो, जब समय आएगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। और तभी सीन चेंज होता है कुछ साल बाद का। हम कुछ लोगों को ठेके में देखते हैं जो कि जश्न मना रहे होते हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि अरे आज तो मज़ा आ गया, और वहीं दूसरा बोल रहा होता है कि मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसने कंधे पे भाला चक्का होता है और दूसरे हाथ में शराब का गिलास लिया होता है। वो कहता है कि मुझे लगा ही था, ये वाकई में ही व्यापारी और यात्रियों का गांव कहलाने लायक है। दूसरा आदमी कहता है कि अच्छा हुआ हमारी मुलाकात ये ऑन कंपनी में ही हो गई, जिससे कि हमारा सफ़र भी आरामदायक रहा। और दूसरा कहता है कि देखो ना, तुम हमें शराब भी पिला रहे हो। और बाकी कह रहे होते कि हाँ, तुम्हारी वजह से हमारा सफ़र वाकई में आरामदायक रहा। इस मेन बंदे का नाम जोयान होता है। बाकी लोग कहते हैं कि जोयान, तुम हमारी कंपनी को ऑफिशियली ज्वाइन क्यों नहीं करते? बाकी कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हें ऑफ़र भी देंगे। जोयान कहता है कि आपके ऑफ़र के लिए शुक्रिया, बट अभी भी कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करना है, कुछ वादे जिन्हें अभी भी निभाना है। दूसरा आदमी कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तो इसलिए तुम्हें ये बात जानना ज़रूरी है कि सिक्स क्लैन विलेज के अंदर एक मॉन्स्टर रहता है, पर वो सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट का ही शिकार करता है, और उन्हें बोरे में भर के ऐसे दिखाता है जैसे मानो विजेता की ट्रॉफी हो। जोयान पूछता है कि क्या उसकी कोई निशानी है? जो व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि तुमने उन दो उभरते मार्शल आर्टिस्ट का नाम सुना है? जोयान जवाब देता है कि हाँ, मैंने सुना तो है, पर वो अपनी बात पूरी भी नहीं करता है। इतने में ही उस ठेके में कोई जोर से चिल्लाता है। सब लोग खुशफुसा रहे होते, एक दूसरे से बात कर रहे होते कि आखिर है कौन, और ये वही दरिंदा है जिसके बारे में सभी अभी बात कर रहे थे, यू हायोल द कोयोटिक स्वॉर्ड मास्टर। वही आदमी जो कि मारने से पहले दो बार सोचना भी जरूरी नहीं समझता। वहीं हम जोयांग को देखते हैं जो अपना भाला पकड़ता है और सोचता है कि जिस शख्स को इतने टाइम तक ढूंढ रहा था वो तो आज साक्षात आ गया। वही हम यू हायोल को देखते हैं जो कि स्टाफ मेंबर से पूछता है कि इनकीपर कहाँ है? स्टाफ मेंबर्स जवाब देते हैं कि वो बाहर गया है अभी, बट हम देखते हैं कि योहायोल अपने साथ एक खूनी बोरा लाया था। स्टाफ मेंबर कहते हैं कि चलिए मैं आपको बैठने की जगह दिखाता हूँ, और वो डरते डरते उसका वो खूनी बोरा भी उठा ही रहा था, हालांकि उसमें खून दिख रहा था, इसलिए वो डरते डरते उसे उठा भी रहा था। बट तभी योहायोल उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि इसे छुओ मत, ये मेरी ट्रॉफी है, तो इसे वैसे भी कोई नौकर नहीं छू सकता। स्टाफ मेंबर डरते डरते माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ करिएगा। हम देखते हैं कि वो बोरा अभी भी हिल रहा था। योहायोल नाराज़गी के साथ कहता है कि यार इसकी शांति अभी ही कर लेता हूँ। योहायोल उसे टच करने ही वाला होता है कि तभी एक अनजान आदमी तेजी से योहायोल की ओर बढ़ता है और अपना स्पीयर उसकी गर्दन में तान देता है। और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा जुयान होता है। वो कह रहा होता है कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ताकत की कीमत होती है, पर तुम्हारी ऐसी हरकतें देख के मुझे डर नहीं बल्कि घिन आती है। उस जगह पर उपस्थित सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये सच में क्या उसे चैलेंज कर रहा है ड्यूल के लिए। बट तभी योहायोल कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? जुयान कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सच में चैलेंज कर रहा हूँ, और वैसे भी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तुम जैसे नाकारों की कोई जगह नहीं, और तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से मार्शल आर्ट्स की नींव फिर से स्थापित करूंगा। यूहायोल ये सब सुनते हुए हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं खतरा हूँ और मैंने दया छोड़ दी, इसलिए अब मुझे मारना चाहिए, है ना? जस्टिस वॉरियर बीच में उसकी बात काटते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो, चलो अब वक्त ज़ाया मत करो, और वो अपने भाले को जोर से नीचे मारता है और कहता है कि मैं तुमसे लड़ने आया हूँ तो सामना करो मेरा। यूहायोल कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तैयार होकर तुमसे बाहर मिलूंगा। कुछ टाइम बाद जुयान से सब कहने लगता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? जुयान कहता है कि ये वही इंसान है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, बट सभी कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये इंसान बेरहमी की मिसाल है और तुम इससे लड़ने जा रहे हो, यह बंदा जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। जुयान कहता है कि आपकी चिंता के लिए मैं आभारी रहूंगा, बट मैं जो कि स्वर्ग के बाद सबसे ताकतवर खिलाया जाऊंगा, ऐसे जू हायोल जैसे लोगों से डरना मेरी तासीर में ही नहीं है। वही हम यूहायल को देखते हैं जो कि अपना दरवाज़ा बंद करते ही रोने लगता है और वो सोचने लगता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ अपना शिकार बेचने आया था, और मैं तो इन कीपर को इसलिए बुला रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मेरा शिकार बेचने लायक नहीं है, और वैसे भी मैं एक थर्ड रैंक का मार्शल आर्टिस्ट हूँ जिसे इनर एनर्जी तक यूज़ करनी नहीं आती। लोग मुझे अक्सर मेरे लुक्स की वजह से मुझे महान विलन समझ लेते हैं, बट अब इससे कैसे बचूँ जो कि सीधा ही मुंह में भाला घुसा देता है। बट वैसे भी अभी मुझे जीना है तो क्यों ना यहाँ से भाग लिया जाए, और वैसे भी मुझे अभी भी एक वादा पूरा करना है,
और उसने जिसको वादा किया था वो लड़की हमें उसी ठेके के बाहर दिखती है, जो कि अंदर सुन रही होती है कि सभी चिल्ला रहे होते हैं कि एक कायोटिक स्वॉर्ड मास्टर बाहर निकल। वो लड़की अंदर आती है और सबसे पहले जू यंग से पूछते हैं कि तुम ही हो ना जो इससे लड़ने जा रहे हो। जू यंग पीछे मुड़ के उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो जैसी अपनी टोपी उतारती है तो सभी उसकी खूबसूरती देख के हैरान हो जाते हैं और उन्हें भी याद आ जाता है बल्कि ये और कोई नहीं बल्कि सन मून स्वॉर्ड बैक सोल्वा है। अब यहाँ से मैं पहले ही बता रहा हूँ कि नाम कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। जो यंग को हम देखते हैं जो कि उसकी खूबसूरती से लाल हो ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान आसपास की खुशबुसाहट में जाता है। जैसे ही उस लड़की का नाम सुनता है तो एकदम से याद करता है कि ये तो प्रीवियस वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट की डायरेक्ट डिसिपल। हाँ, अगर समझ नहीं आता तो फिर से सुन लो। खैर, जो यंग सोच रहा होता है कि ये तो वही है ना जिसने कि हर सेक्शन के टॉप मार्शल आर्टिस्ट को हराया, यहाँ तक कि पावर ऑफ फिनिक्स को भी, जो कि कायोटिक स्वॉर्ड मास्टर के बिल्कुल अपोजिट है। जो यंग सोचने लगता है कि क्या ये भी इस कायोटिक स्वॉर्ड मास्टर को हराने आई है। जो यंग मनी मन सोचने लगता है कि अगर इसने मेरा साथ दिया यू हायल को हराने में तो हो सकता है कि सारा क्रेडिट इसे ही मिल जाए। फिर वो खुद से कहता है कि नहीं, होश में आओ। फिर उससे बात करता है कि मैं यहाँ पे डार्क मार्शल आर्टिस्ट यू हायल को हराने आया हूँ। फिर हम डायरेक्ट डिसिपल को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहती है कि अच्छा, तो मतलब वो अंदर है। जो यंग उसकी मुस्कान देख के मानो जैसे फ्लैट हो जाता है। जो यंग मनी मन सोचने लगता है कि शायद हाँ, ये उसी के पीछे आई है। जो यंग मनी मन सोच रहा होता है कि आज ज़रा सबसे शक्तिशाली दिखने का विचार ज़रा छोड़ देता हूँ। फिर वो स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि चलो आज साथ मिलकर लड़ते हैं। वही हम यू हायल को देखते हैं जो कि मनी मन सोच रहा होता है कि चलो आइडिया तो मिल ही गया कि मैं अथॉरिटीज़ को बता देता हूँ कि यहाँ पे डुअल हो रहा है, और वैसे भी डुअल तो गैर कानूनी है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं रिपोर्ट ही कर देता हूँ। वो ये सब सोच रहा होता है कि अचानक से यू हायल का दरवाज़ा अचानक से मानो किसी ने उस पर अटैक कर दिया हो। दरवाज़ा कट जाता है और उससे अंदर आता है जू यंग। यू हायल उससे कहता है कि अरे रुक रुक यार, अभी तो रिपोर्ट भी नहीं मारी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मुझे थोड़ा सा समय तो चाहिए ना। इतने में वो लड़की अंदर आके कहती है यू हायल से कि मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रही थी, तुम थे कहाँ। हम जू यंग की बॉडी को पीछे बेहोश पाते हैं, जिसके पीछे हम एक व्यक्ति को पाते हैं। वहीं वो लड़की यू हायल से कहती है कि देखो ना, मैं सबसे ताकतवर बन गई और अब मेरे पास दौलत भी है, तो मैं अब वो कहती हूँ जो तुम मुझसे बचपन में कहा करते थे, शादी कर लेते हैं। तभी कुछ लोग उस ठेके के अंदर एंटर करते हैं और यू यांग को बेहोश पाते हैं। वो लोग यू यांग को स्ट्रेचर में डाल के हॉस्पिटल ले जा रहे होते कि तभी वहाँ पे बाहर बाकी सब लोग सोच रहे होते कि अगर ये बाहर है तो अंदर से स्वॉर्ड मास्टर और यू हायोल बचे हैं। वही अंदर बैक सोल्वा और यू हायोल एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। यू हायोल कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और वैसे भी आप जैसे ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। फिर वहीं बैक सोल्वा उसका ग्लव्स उतार के उसका हाथ अपने गालों पे रख देती है। वही यू हायोल की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है। लेडी सोल्वा कहती है कि मैं कोई ग्रैंड हीरो नहीं हूँ। यू हायोल भी हैरान होता है और अब उसे भी कोई फ्लैशबैक आने लगता है। बैक सोल्वा यू हायोल से कहती है कि मुझे वैसे बुलाओ जैसे तुम मुझे पहले बुलाया करते थे। यू हायोल कहता है कि सॉल्व नहीं नहीं, लेडी सॉल्व। यू हायल और लेडी सॉल्व एक दूसरे को देख रहे होते हैं और अचानक से फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। यू हायल कह रहा होता है कि जब 15 साल पहले अकाल पड़ा था तो मुझे एज अ सर्वेंट भेजा गया था, नौकर, और उसे जिसकी देखभाल करनी थी वो और कोई नहीं बल्कि बैक सोल्वा थी। यू हायल जिस घर में गया था बैक सोल्वा वहाँ की सबसे छोटी लड़की थी। फिर हम एक दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे लेडी सोल्वा यू हायल के साइड में बैठ के चाय पी रही होती है। यू हायल सोच रहा होता है कि इतनी सारी जगह होने के बाद भी ये यहीं क्यों बैठ रही है। लेडी सोल्वा यू हायल से कहती है कि तुम चाय नहीं पी रहे क्या। फिर यू हायल कहता है कि ऑफ कोर्स, मतलब फॉर्मल वे, ऑफ कोर्स माय लेडी, बस चाय गर्म है, ठंडी होती ही मैं पीना शुरू करूँगा। लेडी सोल्वा कहती है कि हमने कहा था ना, हमने तय किया था कि हम फिर से फॉर्मल वे यूज़ नहीं करेंगे। यू हायल शर्माते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स लेडी सोल्वा। लेडी सोल्वा यू हायल से कहते हैं कि मुझे लेडी सोल्वा सुनना भी पसंद नहीं है। यू हायल की शक्ल से लग रहा था कि वो सोच रहा होगा कि बड़ी दुविधा थी। फिर हमने सोचा कि हटाओ यार। फिर यू हायल लेडी सोल्वा से कहता है कि तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। सोल्वा भी इसे सुन के कहती है कि तुम्हें भी यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। वही यू हायल को देखते हैं हम जो कि दूसरी ओर मुंह करके सोच रहा होता है कि आज लेडी सोल्वा कितनी सुंदर लग रही है कि मैं अपनी मुस्कान ही नहीं रोक पा रहा। यू हायल लेडी सोल्वा से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है मार्शल आर्टिस्ट की। सोल्वा कहते हैं कि अच्छी चल रही है, मैं अपना वादा भूली नहीं हूँ। यू हायल कंफ्यूज होकर पूछता है कि कौन सा वादा। यू हायल को याद आता है कि उसने एक दिन कहा था सबसे ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट बनना और बड़े बड़े अमीर घरों में रहना और फिर उसके बाद शादी करना। फिर यू हायल सोचता है कि यहाँ पे शायद सब्जेक्ट ही मिसिंग था कि कौन क्या करेगा, कि कौन ताकतवर बनेगा और कौन बड़े घरों में रहेगा। यू हायल का चौंका हुआ चेहरा देखकर लेडी सोयल कहती है कि लगता है तुम भी अपना वादा नहीं भूले हो। यू हायल कुछ कहने वाला था कि तभी लेडी सोयल उसे चुप करा के कहती है कि मैंने तुम्हें ना जाने कैसे कैसे ढूंढा, बट मैंने सुना लोग तुम्हारे बारे में काफी सारी अफवाह फैला रहे हैं। यू हायल कहता है कि कौन सी अफवाह। लेडी सोयल कहती है दी कायोटिक डीमन। यू हायल शौक ना दिखने की कोशिश तो करता है बट वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा शौक होता है। लेडी सोयल कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोग लड़कियों को परेशान करते हो और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वहां से भाग जाते हो। लेडी सोयल दांत पीसते हुए दिखाती है कि ये तुम्हारे बारे में कौन अफवाह फैला रहा है। फिर यू हायल का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वैसे भी अब तो हम दोनों ने हमारा वादा निभा दिया तो क्यों ना शादी कर ले। ये हायल सोचता है कि अब इसको क्या जवाब दूं कि मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। फिर मेरे अकॉर्डिंग
सबसे फालतू जवाब था, या मैं कहूँगा सबसे फालतू आइडिया किसी मानवा की हिस्ट्री में। ये होयल कहता है कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो कहता है कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में दो चीजें ऐसी है जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता। पहला है वक्त का गुजरना और दूसरा है मेंटल स्ट्रेंथ। मुझे आज भी मेरा सबसे खराब वक्त याद है कि कैसे मुझे एक दिन उसने स्कैम में फंसाया था। फिर वो अपनी कहानी बनाता रहता है, फिर हम डायरेक्ट प्रेजेंट में ही पहुंच जाते हैं। हम लेडी सोल्वा को एक औरत से बात करते हुए देखते हैं और लेडी सोल्वा कहती है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। वो महिला अपने बारे में बताती है कि मैं इटर्नल मर्चेंट किंग लीडर्स में से ही एक हूँ, हान क्वीन, और वैसे भी मुझे क्या एतराज होगा अगर तुम इस कोयोटिक डीमन का कर्ज चुका दोगी। लेडी सोयल ठंडी निगाहों से कहती है कि हाँ, मुझसे के लिए आया है। वहीं ये होयल अपनी नजर फेर देता है, बट लेडी सोयल कहती है कि ये शख्स तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार है, मैंने पूरी कहानी सुनी है और इसका फायदा उठा के तुम इस व्यक्ति का शोषण कर रहे हो। हान क्वीन सोच रही होती है कि थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। वहीं ये होयल सोच रहा होता है कि अजीब तो लगेगा ही। फिर हमें फ्लैशबैक पता चलता है कि हान क्वीन उन्हीं कुछ गिने चुने लोगों में से एक है जिसने कि ये होयल की फाइनेंशियली मदद की थी। ये होयल सोच रहा होता है कि अगर रहमदिली का जवाब अगर बदले से दो तो अजीब तो लगेगा ही। यो सोच रहा होता है कि लेडी सोल्वा अब मुझे अपने लेवल का ही मार्शल आर्टिस्ट समझती है और उन्हें जब पता चलेगा कि मैं फिलहाल कुछ नहीं हूँ और मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी तो मेरा क्या होने वाला है। तो मुझसे कहेगी कि जब मैं वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट बन रही थी, अपनी हड्डियाँ तोड़वा रही थी, तब तुम क्या कर रहे थे। यो सोचता है कि अब बस हान क्वीन बस थोड़ा कॉपरेट कर ले तो वही अच्छा होगा मेरे लिए। वही हम हान क्वीन को देखते हैं जो कि कंफ्यूज हो रही होती है। वो कहती है कि मैंने तो बस लॉर्ड हियोल का नाम बस थोड़े से फेवर देने के लिए ही यूज़ किया था। वही हम हियोल को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि क्या चाहते हैं कि मैं लॉर्ड सॉयल से हाथ धो बैठूं। लेडी सॉयल वहीं पे कह रही होती है कि फेवर कितने का पड़ा। हान क्वीन कहती है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सॉयल बोलती है कि तब भी बताओ। हान क्वीन जवाब देती है कि इसके डैमेज रिपेयर और रेपुटेशन के चलते 1 लाख येन तो हो ही गए हैं, प्लस जो स्कॉलरशिप साथ में दी है। योल साइड में सोच रहे होते कि वाकई सच में सबसे बड़ी मर्चेंट लीडर्स में से ही एक है। योल वहां से निकलने की कोशिश करता है और कहता है कि चलो दाम तो पता लग ही गया, चलो निकलते हैं यहाँ से। बट तभी लेडी सोयल एक बड़ा सा बैग निकाल के कहते हैं कि ये लो तुम्हारे 1 लाख येन। योल हैरान होकर सोच रहा होता है कि अभी ये बैग कहाँ से लेके आई। योल लेडी सोल्वा को रोकने की कोशिश करता है कि नहीं, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। बट वही हमारी लैला मतलब कि लेडी सोल्वा कहती है कि शादी के बाद तो वैसे भी तुम्हारा ही है ये। फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर जितना भी खर्च करूँ मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेडी सोल्वा कैसे शब्द ही योल के लिए दिल में लगते हैं तीर की तरह, बट इस टाइम गिल्ट के। वही मर्चेंट लीडर कह रही होती है कि 1 लाख येन तो लग तो रहे हैं। लेडी सोल कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कर्ज हो चुका है गायब। बट वहीं हम हान क्वीन को देखते हैं जो कि गुडविल के बारे में सोच रही होती है। लेडी सोल और हीरोयल जब वहां से निकल रहे होते हैं तब पीछे से हान क्वीन उन्हें रोकती है। लेडी सोल कहती है कि क्या इतना काफी नहीं है क्या। बट ये हान क्वीन कुछ ऐसा कहती है कि हम खुद हैरान हो जाते हैं। हान क्वीन कहती है कि तुम मेरा और हीरोयल का रिश्ता ऐसे पैसों में नहीं तोल सकती, मेरे पास वैसे भी पैसों की कोई कमी है क्या। वो ये कहते ही सीधा हीरोयल के गले लग जाती है और कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या। अब तुम खुद सोच लो कि इसे देखने के बाद लेडी सोल का क्या रिएक्शन होगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, जिसे देखते ही हीरोयल पीछे हट जाता है। पर तभी हान क्वीन कहती है कि तुम पीछे क्यों उठ रहे हो, दिक्कत तो यही लड़की है ना। इसे सुनते ही लेडी सोयल अपनी तलवार निकाल लेती है, जिस तलवार से फिलहाल बिजली निकल रही होती है। लेडी सोयल हान क्वीन से कहती है कि तुम पीछे हटो, नहीं तो मुझे तुम्हें पीछे करना होगा। लेडी सोयल को गुस्से में देखकर हीरोयल मामले को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट लेडी सोयल कुछ ज्यादा ही गुस्से में होती है। लेडी सोयल हीरोयल से कहती है कि तुम पीछे हट जाओ, बट हीरोयल यहाँ पे कहता है कि ये औरत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही होना था जो हो गया कि दिल के तार तार हो गए। लेडी सोयल सीधा हीरोयल से माफी मांगती है। हीरोयल कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है कि इसने मुझे माफी क्यों मांगी, बट इससे पहले पूछ पाता लेडी सोयल वहां से जा चुकी थी। हीरोयल उसे रोकने के लिए पीछे जाता है और वहीं पे हान क्वीन कहती है कि अच्छा हुआ मामला सुलझ गया। बट वहीं हीरोयल कहता है कि मामला सुलझने से तुम्हारा क्या मतलब है। हान क्वीन कहती है कि मामले को पहले ही समझ जाते हो बीइंग अ मर्चेंट क्वीन, और तुम्हारे केस में जहाँ पे अनचाही शादी को तुम रोकना चाहते थे और वो रुक चुकी, तो ये मामला सुलझना नहीं हुआ तो क्या हुआ। वही हम हीरोयल को कुछ टाइम बाद देखते हैं जो कि रास्ते में चल रहा होता है, बट उसका ऑरा सभी लोगों को डरा रहा होता है। हीरोयल मनी में सोच रहा होता है कि शायद लेडी सोल को लगा होगा कि मैं उसके ऊपर चीट कर रहा हूँ। उसे पछतावा होता है कि मैंने एक खानदानी लड़की से वादा किया था कि मैं भी एक दिन बहुत अमीर और एक बहुत बड़े घरों में रहा करूंगा। हीरोयल मनी मन सोचता है कि बस अब बहुत हुआ, मुझे लेडी सोल्वा को ढूंढना ही होगा। बट तभी उसके साइड में जो खुसफुस चल रही थी उसने उस पर ध्यान दिया। वो सुन रहा होता है कि एक आदमी कहता है कि मैंने ना पहाड़ पे एक सफेद कपड़ों वाली एक औरत को देखा जो कि बहुत मायूस थी और उसकी चेहरा ना जाने कुछ खोया खोया सा था। दूसरा आदमी कहता है कि मुझे तो थोड़ी अनस्टेबल लग रही थी, उम्मीद है उन चट्टानों के पास न गई हो। ये सीधा उनके पास दौड़ता हो जाता और कहता है कि तुम लोग क्या कह रहे हो। दी कोयोटिक डीमन को देखने के बाद वो लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं, बट हीरोयल भारी आवाज में कहता है कि तुम लोगों ने अभी क्या कहा और वो कहाँ गया, मुझे जल्दी बताओ। जवाब मिलते ही वो एकदम से दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते सोच रहा होता है और कहता है खुद से कि मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो सोच रहा हूँ वो सच ना हो जाए, मुझे उसे किसी भी हालत में ढूंढना होगा। चट्टान के पास पहुंचते वो एक सफेद कपड़ों वाली शख्सियत को देखता है। उसे देखती ना जाने वो पागल सा हो जाता है। उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट बस तुम ऐसे कदम मत उठा लो। बट हीरोयल को रियलाइज होता है कि उसने जिसे गले लगाया है वो बल्कि एक बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ के कहता है कि बेटा तुम
मुझसे शादी करना चाहते हो। हीरो शर्म के मारे पीछे हटता है और कहता है कि मुझे माफ करना। बूढ़ा आदमी कहता है, अरे तुम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कहाँ जा रहे हो। हीरो कहता है, अरे मैंने बोला ना, गलती से हो गया। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए लो। मैंने देखी उसकी शक्ल, वो बहुत मायूस और उदास थी। माना कि यह अक्सर सच होता है कि लोग अक्सर अगले वाले इंसान के दिल को नहीं समझ पाते। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि लड़के, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उस लड़की की फीलिंग्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। हीरो जब शक होता तो पीछे देखता और देखता है कि बूढ़ा आदमी तो किसी पेड़ से बात कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेना। बट तभी इस बूढ़े आदमी के पास एक महिला दौड़ते हुए आती है और कहती है कि ग्रैंडपा फिर से यहाँ आ गए, हमें हॉस्पिटल के लिए देरी हो रही है। फिर वो महिला हीरो से सहायता मांगती है कि ताकि वो अपने ग्रैंडपा को हॉस्पिटल जल्दी पहुंचा सके। और फिर क्या हीरो को पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ा, उसके बाद एक व्यक्ति को हॉस्पिटल छोड़ना पड़ा। हीरो जब रास्ते से आ रहा था तो उसके दिमाग में अभी भी बूढ़े इंसान की ही बातें याद आ रही थी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो। लोग अक्सर अगले दिल वाले के बातों को नहीं समझ पाते। हीरो सोचने लगता है कि मैं उसकी बातों को क्यों याद कर रहा हूँ। फिर हीरो घर पहुंचता है और ना जाने अचानक से खुद से कहता है कि मैं घर आ गया। बट तभी घर के अंदर से आवाज आती है लेडी सोल्वा की, जिसका मतलब ये है कि लेडी सोल्वा इतने टाइम से लेकर अब तक हीरो के घर में ही थी। इसी बीच पैनिक के मारे हीरो मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। कुछ ही टाइम में हीरो नोटिस करता और लेडी सोल्वा से कहता है कि क्या तुम कुछ टाइम पहले रो रही थी क्या। लेडी सोल्वा ने अपना मुंह फेर दिया और कहा कि नहीं तो। हीरो फिर से बोलते हैं कि क्या तुम आज सुबह वाली बात के लिए ही रो रही थी क्या। हीरो कहता है कि मेरे और मर्चेंट क्वीन के बीच में ये बस उसने कहा ही था कि तभी लेडी सोल इसकी बात काटती है और कहती है कि मुझे पता है तुम वैसे इंसान नहीं हो। बट तभी लेडी सोल कहती है कि सिर्फ शादी से बचने के लिए तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। हीरो सुनते सन हो जाता है। फिर उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है और लेडी सोल से सीधा कह देता है कि हाँ, मुझे तुमसे शादी फिलहाल नहीं करनी है। उदासी मुंह के साथ लेडी सोल अपना मुंह फेरती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगी। हीरो उसका कंधा पकड़ता है और इस बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए सब कुछ सच कहने लगता है। वो कहना शुरू करता है कि मैं महीने के सिर्फ 200 येन कमाता हूँ और तुम ये जो एटलीस्ट ये घर देख रहे हो ना टूटा फूटा, मर्चेंट क्वीन के बिना इसे ले पाना भी पॉसिबल नहीं था। मेरा सारा फेम, मेरी सारी स्किल, सब कुछ झूठ है। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम मुझे सोचती हो। तुम जैसी लड़की अगर मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं भी चाहता हूँ ना कि मैं भी तुम्हारे लेवल का पहुँचूँ। इसलिए मैं सिर्फ तुमसे शादी रोक नहीं रहा हूँ, बस तुमसे थोड़े और समय की मांग कर रहा हूँ। अब मैं हमारे वादे को निभाते हुए सबसे ताकतवर बनूंगा और तब तुम्हारे सामने आऊँगा और तब तुमसे शादी करूंगा। लेडी सोहेल कुछ समय बाद जवाब देती है कि ठीक है, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। फिर एक दूसरे को गले लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। लेडी सोल्वा कहती है अगर इंतजार ही करना है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो लेडी सोल्वा उसे धक्का मार के दीवार पे हाथ मारती है और कहती है कि शायद तब भी ये पल और भी कीमती हो जाए। लेडी सोल्वा को अपने इतने करीब देखते हुए हीरो थोड़ा सा शर्मा जाता है। हीरो शर्म के मारे कहता है कि रुक रुक रुक, एक सेकंड। बट लेडी सोल्वा उसके और करीब आ जाती है। अब तुम्हें एग्जाम्पल चाहिए, देखो तुम्हें एग्जाम्पल चाहिए होगा तो कुछ इंच समझो, ठीक है। अब इसके बाद लेडी सोल कुछ कहती है, आई होप इस पे कुछ इफेक्ट ना पड़े। लेडी सोल देखो, सुन लेना, ठीक है। लेडी सोल कहती है हीरो से कि मान लो कि हमारे बच्चे हमारी शादी देखे तो कितना अच्छा होगा। फिर ये सुनते ही हीरो चिल्लाने लगता है, जिसे सुन के गांव वाला हैरानी से कहने लगता है कि एक ऑर्थोडॉक्स तारा एक अनऑर्थोडॉक्स सेट के तारे से हार गया। फिर वो गांव वाला ये बात पूरे गांव में फैला देता है कि कोयोटिक डीमन ने हमला किया है। कोयोटिक डीमन ने सन एंड मून वाले स्वॉर्ड डीमन मास्टर को बंधक बना दिया है। लोग भी फिर तुरंत ये खबर सेक लीडर को बता देते हैं। लोग कहने लगते हैं कि ये बात तो कन्फर्म है कि दी कोयोटिक डीमन ने दी ऑर्थोडॉक्स मास्टर को सबमिट कर दिया। वही हम एक पिंक बाल वाली बच्ची को देखते हैं जो कि मन में सोच रही होती है कि अब मजा आएगा। उसके साथ ही पूछते हैं कि तुम सच में वहाँ जा रही हो। फिर वो कहती है कि नहीं, मैं एक बछड़ लड़के के लिए वफादार नहीं हूँ। बट अगर लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर एक तारे ने दूसरे तारे को खा लिया है तो क्या होगा अगर मैं उस आखिरी तारे को मार दूँ, तो क्या मैं इस जनरेशन की सबसे बड़ी फ्रॉडिजी नहीं बन जाओगी और अगला सबसे बेहतर हंटर क्लैन का टाइटल हमारे शन क्लैन को ही मिलेगा। वही सीन चेंज होता है, हम अगले दिन सुबह लेडी सोल्वा और हीरो को ही देखते हैं। लेडी सोल्वा सुबह बहुत अच्छे मूड में होती है। देखो इसके आगे कुछ बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, और भी लोग देख रहे हैं तो समझो, ठीक है। खैर हम लेडी सोल्वा को उसी कमरे की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए देखते हैं जहाँ पे अभी हीरो सो रहा होता है। पिछले कल के सभी दृश्यों को याद करते हुए उसके चेहरे पे अचानक से एक बहुत अच्छी मुस्कान आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि घर के बाहर से लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हे हीरो, इसका नाम इतना मुश्किल क्यों, बाहर निकल। ये सुनते लेडी सोल्वा की आंखों में एक अलग सी खोखली चमक आ जाती है। वो आदमी कह रहा होता है कि कोयोटिक डीमन, आज बाहर निकल, आज तुझे नहीं छोड़ने वाला। या तो भूल गया आज कौन सी तारीख है। वो ऐसा कहता है कि अचानक से पीछे से कोई इसकी गर्दन में तलवार तान देता है और ये और कोई नहीं बल्कि लेडी सोल्वा की ही तलवार होती है। लेडी सोल्वा कहती है कि आज कौन सी तारीख है। वो आदमी कुछ नहीं कह पाता। लेडी सोल्वा कहती है कि आज शायद तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी है। वो आदमी कहता है कि तुम कौन हो। लेडी सोल्वा कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। बट वो आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि मैं इस जगह का लैंडलॉर्ड हूँ और आज ही रेंट चुकाने का दिन है।
ये सुनते ही सीन चेंज होता है और हम लेडी सॉल को अंदर खाना बनाते हुए देखते हैं और वहीं बाहर ह्यूगो लैंडलॉर्ड को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है। लैंडलॉर्ड कह रहा होता है कि एक तो तुम रेंट नहीं दे रहे हो, ऊपर से तुम मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो। लैंडलॉर्ड ये भी कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर गया, तुमने पूरे रेस्टोरेंट को ही तबाह कर दिया। ह्यूगो शर्माते हुए कहता है कि क्या वो जो भालू की पेमेंट थी उसे इस रेंट में एडजस्ट किया जा सकता है क्या? जिसे सुनते ही लैंडलॉर्ड पागल हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तू पागल हो गया है क्या? ये सब सुन रही होती है लेडी सॉयल, फिर वो बाहर आती है और एक नज़र देती है पर हमारे लैंडलॉर्ड को, वो भी एक बुचर नाइफ के साथ। और डस्टर देखते ही हमारा लैंडलॉर्ड पीछे सरकने लगता है, जिसे देख के ह्यूगो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि पीछे क्यों हट रहा है। लैंडलॉर्ड कहता है कि ये लड़की कौन है? कुछ टाइम पहले तो ये कह रही थी कि मैं इस घर की मकान मालिक हूँ, बट मानना पड़ेगा कि ये बहुत खूबसूरत है। फिर ह्यूगो शांति से कहता है कि ये वही लड़की है जिससे कि मैंने वादा किया था। लैंडलॉर्ड कहता है तो अच्छा, मतलब तू सच कह रहा था, बट ना जाने कैसे अब हम एक छत के नीचे ही रह रहे हैं। वैसे इसका नाम है बैक्स सोल्वा। दोनों से में प्लीज़ कंफ्यूज मत हो ना, वैसे मैं लेडी सोल्वा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फैंटेसी से भरा हुआ लग रहा है, ठीक है। फिर खैर लैंडलॉर्ड का ये सुनते ही मुंह सफ़ेद हो जाता है। फिर वो कहता है कि क्या सनमून स्वॉर्ड मास्टर लेडी सोल्वा? लैंडलॉर्ड कहता है तो मतलब अफवाह सच है? फिर ह्यूगो कंफ्यूज होकर बोलता है कि कौन सी अफवाह है? फिर लैंडलॉर्ड बताना शुरू करता है कि दूर दूर के गांव तक भी अफवाह फैल चुकी है कि तुमने एक स्वॉर्ड मास्टर यानी कि लेडी सोल्वा को बंधक बना दिया है किसी तरह से हिप्नोटाइज करके। ह्यूगो हैरानी से कहता है कि पागल हो गए हो क्या? फिर लैंडलॉर्ड कहता है तो मतलब ये सच नहीं है ना? फिर ह्यूगो कहता है कि तुम मुझे समझते क्या हो? फिर लैंडलॉर्ड कहता है कि फिलहाल के मोमेंट्स को देखते हुए हिप्नोटाइज सबसे वैलिड रीज़न लगता है। फिर कुछ टाइम बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं। फिर लैंडलॉर्ड कहता है कि देखो ना वो तुम्हें खाना भी खिला रही है। अंदर से लेडी सोल्वा कहती है कि खाना कैसा बना है, बट लैंडलॉर्ड जुबान चटकाते हुए फिर से कहने लगता है कि सभी गांव वालों की नज़र फिलहाल तुम लोगों पे ऊपर है, तो ध्यान रखना क्योंकि ये दो अलग अलग सितारों की टक्कर है और अगर ये दोनों एक साथ हो गए तो फिर तो क्या होगा कोई भी नहीं जानता। लेडी सोल्वा कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनते ही ये थोड़ा सा भावुक होकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दीवार और छतों वाला घर नहीं बल्कि भावना और फीलिंग्स वाला घर भी बनाऊंगा और मैं मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा और उसके बाद तुम्हें प्रपोज करूंगा। उसके बाद तो हमें वैसे भी कोई अलग नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ थोड़ा माहौल गर्म होने लगता है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि फिर से कुछ आ रहा है, तो बट यहाँ पे लैंडलॉर्ड बचा लेता है। थैंक यू। सो बेसिकली जब वो दोनों रोमांटिक मूड में आने लगते हैं तो तभी लैंडलॉर्ड बीच में कहता है कि ये तुमने मेरा रेंट तो रेडी रखा है ना? फिर ये थोड़ा होश में आता है और कहता है कि अरे हाँ अभी तो रेंट भी बचा है। फिर वो दोनों जाते हैं वापिस से परे मर्चेंट लीडर यानी कि हान क्वीन के पास। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि हान क्वीन पिछली कल वाली घटना से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था उन्हें, तो फिर से अपनी दरिया दिली दिखाती है और फिर वो 1 लाख येन वापस लौटा देती है। लैंडलॉर्ड उन पैसों को देखने के बाद कहता है कि इन पैसों से तुम एक नया घर खरीद सकते हो। यो सीधा मना कर देता और कहता है कि ये पैसे हमारे बेटर फ्यूचर के लिए है और वैसे भी ये पैसे मेरे नहीं बल्कि लेडी सोल्वा के हैं। लेडी सोल्वा उसका हाथ थामती है और कहती है कि नहीं ये पैसे हमारे हैं। फिर वो फिर से अबे एडिटर यही मानवा मिली थी क्या? खैर कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है कि लैंडलॉर्ड अपने सरकास्टिक वे में दांत चबाता है और कहता है कि जब तुम्हारे पास सेविंग्स है तो मेरा रेंट मुझे टाइम पे मिल जाया करेगा। एंड प्लीज़ मेरी एक एडवाइस है कि मार्शल आर्ट्स के बहाने तुम घर को नुकसान मत पहुंचाना और अगर तुम घर को जल्दी खाली कर दोगे तो मैं जल्दी इसे किसी और को दे दूंगा। ह्यूगो कहता है कि आप फिक्र ना करें, इस समय हम दुनिया के सबसे महफूज इलाके में हैं। और वो कह ही रहा होता है कि फिर वे दोनों अपने आगे का दृश्य देखते हैं। इन दोनों की शक्ल बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है क्योंकि वो घर बिल्कुल आग से झुलसा हुआ होता है। फिर लैंडलॉर्ड फटाफट स्पीड दिखा के वो पैसों का बैग अपने पास जब्त कर लेता है। फिर उस घर से एक लड़की बाहर आती है जिसे देखकर ह्यूगो भी अब थोड़ा होश में आता है। लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, दी कोयोटिक स्वॉर्ड मास्टर, मैं हूँ टैंग रैंक की अगली वारिस पॉइजन फीनिक्स टैंगरिंग और मैं कोयोटिक स्वॉर्ड मास्टर को मारने आई हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के बाकी लोगों का रिएक्शन कुछ अजीब सा हो जाता है। जैसे रिएक्शन वो नोटिस करना चाहती थी उसे वो नहीं मिलता तो फिर से अपना इंट्रोडक्शन देती है, बट अचानक से पीछे से लेडी सोल्वा उस पर अटैक कर देती है और उसका अटैक बिल्कुल टैंगरिंग के साइड से गुजरता है और जिससे उनके घर के जो बचे कुछ फॉसिल्स थे वो भी मिट जाते हैं। उसे देख के लैंडलॉर्ड और ह्यूगो दोनों शॉक में हो जाते हैं। वहीं हमारी नारी शक्ति यानी कि लेडी सोवेल टैंगरिंग से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो? टैंगरिंग कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैंने सुना कि इस कोयोटिक मास्टर ने तुम्हें हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर दिया है। खैर ये प्लान में तो नहीं था बट तुमने मेरे ऊपर जब अटैक कर लिया तो मुझे भी अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो दिखाना ही होगा। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरे क्लैन की पॉइजन टेक्निक। वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके कहती है कि मर जा सोल्वा, बट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो आधी जमीन के नीचे धसी हुई होती है। वही हम ह्यूगो को देखते हैं जो कि खुशी मना रहा होता है कि कम से कम आग तो बुझ गई। फिर वो टैंगरिंग के पास जाता है और कहता है कि तुमने इसमें आग क्यों लगाई? बट वहीं टैंगरिंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा लेडी सोयल से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी हरा दोगी, शायद इसलिए तुम्हें ऑर्थोडॉक्स
मास्टर और ऐसे ऐसे नामों से जानते हैं। बट जो भी हो, वैसे भी मैं हूँ तो अगली टैंगरेंग की वारिसी। और वैसे भी अब एक खेल होता है खत्म, तो अभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक लड़की की एंट्री होती है। टैंगरेंग उसे इंट्रोड्यूस करा ही रही होती है कि ये हमारे क्लैन की दी असासियन किलर की। तभी वहाँ पे लेडी सोयल उसको पकड़ के भी जमीन में घुसा देती है। लेडी सोयल अपना हाथ डाल रही होती है, जिससे कि ह्योयुल बड़ी ही हैरानी भरी नजरों से देख रहा होता है। फिर ह्योयु फिर से टैंगरेंग के पास जाता है और कहता है कि मुझे फिर से बताओ तुमने मेरे घर में आग क्यों लगाई। फिर टैंगरेंग कहती है कि ऑब्वियस सी बात है, जब एक ऑर्थोडॉक्स स्टार की मालिक एक अनऑर्थोडॉक्स से लड़ने आ रही है तो ऐसा तो होगा ही। फिर वो हंसते हंसते कह रही होती है कि यार ये तो प्लान का हिस्सा था वैसे भी। जिसे सुनते लैंडलॉर्ड थोड़ा सटक जाता है। वो टैंगरेंग पे चिल्लाने लगता है कि पहले इसका भरपाई कर। बट टैंगरेंग उससे गुस्से से चिल्लाने लगती है कि तुम पागल हो गए, ये तो वैसे भी तुम्हारा कर्म है। और वैसे भी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि तुम्हें पता नहीं था कि इस कायोटिक मास्टर ने सन एंड मून मास्टर लेडी सोलवॉक के पेरेंट्स को बंधक बना दिया है। इसे सुनते ही ह्यूयुल हैरानी से खांसने लगता है। फिर वो टैंगरेंग से पूछता है कि तुमने फिर लड़ाई में ऐसा क्यों कहा था कि मर जा सोलवा। फिर टैंगरेंग खुद को यहाँ पे बचाने के लिए कहती है कि अरे वो तो बस हिट ऑफ द मोमेंट था। बट यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। उसके साथ जो उसकी असैसिन किलर आई थी उसके क्लैन की, वो धोखा दे देती है। वो कहती है कि टैंगरेंग का सबसे पहला टारगेट तो ये सन एंड मून की मास्टर ही थी। टैंगरेंग चिल्ला के कहने लगती है कि तुम चुप बैठो। ह्यूयु कहने लगता है कि तुम दोनों तो ऑर्थोडॉक्स सेट से ही हो, टैंगरेंग और लेडी सोलवा। फिर तुम लेडी सोलवा को ही टारगेट क्यों बना रही हो। टैंगरेंग ने यहाँ पे अपना मुंह खोल दिया और वो बताना शुरू कर दिया। फ्लैशबैक टाइम। फिर उसकी साइड वाली असासियन बताना शुरू करती है कि लगभग 2 साल पहले म्यूरियम नाम के टूर्नामेंट के दौरान लेडी सोलवा ने हमारी लेडी को बुरी तरह हरा दिया था। मई साइड में टैंगरेंग ये सब सुन रही थी और गुस्से से उसके मुंह में चोटी मारने लगती है। लेकिन इससे भी असासियन चुप नहीं बैठ रही थी। फिर टैंगरेंग सोचती है कि क्यों ना मैं जोर से चिल्लाऊं। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि बाकी लोग उसकी बातें ढंग से सुन ना पाए। बट फिर भी असासियन चुप नहीं बैठ रही थी, वो बोल ही जा रही थी। सो असासियन जियो बताती है कि इसी कारण से टैंगरेंग जोल्वा से बदला लेना चाहती थी, लेकिन खुद ये कर पाना पॉसिबल नहीं था। फिर वो असासियन एक पहाड़ की ओर इशारा करती है और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि हम जिस टूटे हुए पहाड़ के बारे में बात कर रहे थे स्टोरी में, वो सोल्वा ने ही किया था। फिर हमें एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि टैंगरेंग की असासियन अपनी बातों को ऐसे समझाना चाहती थी कि टैंगरेंग भी ऐसे वारों को नहीं झेल सकती थी, इसलिए वो अकेले आने से डर रही थी। बट यहाँ पे हम इसलिए आए थे क्योंकि जैसे कि हम सभी ने अफवाह सुनी थी कि लेडी सोलवा को इस कोयोटिक मास्टर ने हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर दिया, तो क्यों ना टैंगरेंग उसकी गर्दन काट के अपनी इज्जत भी बचा लेगी और इसी बहाने अपना बदला भी पूरा कर लेगी। एक तरह से एक तीर से दो निशाने, सिंपल। अब हम देखते हैं कि ह्यूयु सोल्वा से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, मतलब टैंगरेंग को। बट सोल्वा जवाब देती है कि नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कौन। टैंगरेंग गुस्से में कह रही होती है कि वैसे भी वहाँ पे सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि कईयों की बेइज्जती हुई थी हमारे क्लैन में से। वही लेडी सोयल गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। बट टैंगरेंग पीछे से बोलना बंद नहीं कर रही हो तो कह रही होती है कि चलो इसे आज ही खत्म कर देते हैं। फिर टैंगरेंग अपने असासियन जियो को देखती है और जियो भी कंफर्म करने के लिए बोलती है कि क्या वो जो प्लान किया था वही करना है। टैंगरेंग हाँ में जवाब देती है। फिर हम टैंगरेंग को देखते हैं जो कि जमीन से ऊपर उछल के सीधा हवा हवा में ही ह्यूयु के साइड से निकल जाती है। पीछे से लैंडलॉर्ड चिल्ला रहा होता है कि जाने से पहले मेरे घर की भरपाई तो देके जा। फिर पीछे से सोल्वा चिल्लाती है कि ये कहीं नहीं जा सकती। फिर पीछे से अपना स्वॉर्ड अटैक करने वाली होती है कि तभी टैंगरेंग का असासियन जियो वापस आता है और एक अनजान व्यक्ति को पकड़ के रख लेता है। टैंगरेंग कहती है कि जैसे को तैसा, अब अगर तुमने जल्दी सरेंडर नहीं किया तो इस इंसान के साथ कैसा होगा तुम सोच भी नहीं सकते। बट वहीं पे हम ह्यूयु को देख रहे होते हैं जो कि याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर है कौन। बट वहीं पे टैंगरेंग कहना शुरू कर रही होती है कि तुम होंगे बड़े क्योटिक डीमन स्वॉर्ड मास्टर, बट तुम इसके आगे क्या कर सकते हो। बट वहीं पे ह्यूयु उसे बीच में काटते हुए कहता है कि एक सेकंड रुक रुक रुक, ये है कौन। टैंगरेंग और जियो हैरान हो जाते हैं। टैंगरेंग चिल्लाने लगती है कि इतना एहसान फरामोश मत बन बे, जिसने तुझे जन्म दिया तो उसी को ही भूल गया। बट ह्यूयु फिर से उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मैं जब 5 साल का था मेरी माँ तो तभी मर गई थी। तभी वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। फिर वो दादी माँ अचानक से कहती है टैंगरेंग को, तो मैंने तुमसे पहले कहा था कि मेरे बेटे का नाम हायोल है, ना कि ह्यूयोल। देखो मैं बीच बीच में पगला जाता है, इसलिए कृपया इग्नोर करें। खैर लैंडलॉर्ड भी कंफर्म करता है कि हाँ ये हयोल की माँ ही है। फिर वहीं पे हम टैंगरेंग को देखते हैं जो कि अब रोने लगती है और रोते रोते कहने लगती है कि प्लीज सरेंडर कर लो। टैंगरेंग अड़ गई थी कि नहीं यही कोयोटिक स्वॉर्ड मास्टर की माँ है और वो धमकी देने लग गई कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसकी माँ को चाकू मार देगी। ये कहते दादी माँ भी अब ह्यूयु को बेटा बेटा बोल के मदद की गुहार लगाने लगती है। यूहायो ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। टैंगरेंग कहने लगती है कि तुम ऐसी हालत में अपनी माँ को अकेला कैसे छोड़ सकते हो। वहाँ पे अब भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, सब एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। एक ने कहा कि किसी ने कोयोटिक स्वॉर्ड मास्टर के पेरेंट्स को
बंदी बना लिया है। बट फिर भी कोयोटिक मास्टर को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एक दूसरे से बात कर रहे होते यार, मेरे को पहले ही पता था कमीना आदमी है। बट यहाँ पे ह्यूयुल मामला समझाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे लोग समझने लगते हैं कि ये खुद को बचाने के लिए सब झूठ बोल रहा है कि ये मेरी माँ नहीं है। बट यहाँ पे मजाक का विषय ह्यूयु से बदल के टैंगरिंग हो जाती है। सभी टैंगरिंग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो वही है ना टैंग क्लैंग की कोई वारिस इसके बाल कितने अजीब है। टैंगरिंग को ये सब सुनते ही बहुत बुरा लगता है और उसके आसपास एक हरे कलर का ऑरा बनने लगता है, क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी इज्जत, उसके क्लैन की, उसके अपनी मार्शल आर्टिस्ट स्किल की, सबकी इज्जत डूबते हुए दिख रही थी। फिर टैंगरिंग को भी गुस्सा आ जाता है और जोर से चिल्लाती है, जिसकी चीख सुनते ही सबका ध्यान उसकी ओर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथ में 4-4 नीडल्स होती है। फिर उन 8 नीडल्स को देखते हुए सबको कहती है कि तुम सब मर जाओ। फिर वो अटैक करती है, बट लेडी सोल उन सभी को हैंडल कर लेती है अपनी तलवार से। बट वहीं पे हम देखते हैं कि टैंगरिंग एक कुनाई फेंकती है लेडी सोल के ऊपर। फिर लेडी सोल उससे बचने में लग जाती है, व्यस्त हो जाती है, पर तभी हम देखते हैं कि एक नीडल सीधा जाती है मौका का फायदा उठाते हुए सीधा ह्यूयु के ऊपर, जिससे देखते हैं लेडी सोयल और ह्यूयु दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर लैंडलॉर्ड और लेडी सोयल ह्यूयु के पास जाते हैं। सोलवा कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, बट ह्यूयु कहता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट ये सुनते ही लेडी सोयल उसे कस के गले लगा देती है। पीछे से लैंडलॉर्ड कहता है कि तू सच में ठीक है ना, क्योंकि तुझे अभी हमने देखा कि एक सीधी नीडल लगी है। हाँ वैसे कुछ फर्क तो पड़ रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ फर्क पड़ा है मुझे उस नीडल से। बट पीछे से टैंगरिंग हंसते हुए कहती है कि तुम बस ऑलमोस्ट मर ही चुके हो, क्योंकि हमारे क्लाइंट की स्पेशल नीडल बल्कि जहर से लैस एक 100 फ्रेगमेंट पॉइजन नीडल थी, और ये हमारे क्लाइंट की सबसे खतरनाक पॉइजन में से एक है। और लगता है अब तक तो जहर इसके दिल तक भी पहुंच चुका होगा, और मैं सुनिश्चित करूंगी कि देख कायोटिक डेमन की मौत मेरे हाथों ही हो गई। फिर ह्यूयु कहता है कि इसका कोई तोड़ नहीं है क्या। टैंगरिंग कहती है कि इसका वैसे तो कोई तोड़ नहीं है, और वैसे भी ये इंसान की इनर एनर्जी से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जितनी ज़्यादा इनर एनर्जी उतना ही जल्दी से जहर फैल के उसे मार देगा, और इसे हमारे यहाँ पे क्लैन में मास्टर को मारने वाला पॉइजन भी कहा जाता है। सुनते ही शांत हो जाता है। फिर मन ही मन सोचता है कि चलो बच गया, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई इनर एनर्जी है ही नहीं, तो ये जहर फैलेगा कैसे। बट वहीं टैंगरिंग उसे धमकी दे रही होती है कि अब कुछ ही टाइम में तुम्हें इसका असर दिखेगा। बट वहीं पे टाइम बीतता रहता है, बीतता रहता है, बीतता रहता है। फिर वहाँ पे सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि कब असर दिखाएगा। फिर वहाँ पे वो जो लैंडलॉर्ड होता है उसके लिए दवाई लेने भी निकल जाता है। वहीं हम टैंगरिंग को देखते हैं जो कि अपने जहर पे ही शक करने लगती है, क्योंकि वो सोचने लगती है कि अभी तक ये मरा कैसे नहीं। फिर वो कुछ ऐसा करती है जो कि बेवकूफ़ी की लिस्ट में आता है कि वो टैंगरिंग थोड़ा सा जहर नीडल के थ्रू ही अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। थोड़ा सा पहले तो नोटिस करती है कि अभी तक कुछ असर क्यों ना हो, बस थोड़ा सा नीडल का दर्द हो रहा है। बट फिर अचानक से वो ज़मीन पे पड़ जाती है, दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, जिसकी चीख सुनते ही ह्यूयुल और लेडी सोयल का ध्यान उसके ऊपर जाता है। ह्यूयुल पूछता है टैंगरिंग से तुम कर क्या रही हो। बट फिर अगला सीन चेंज होता है और हम टैंगरिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, यानी कि गाँव के डॉक्टर का घर। सिंपल। फिर टैंगरिंग कहती है कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। फिर ह्यूयुल कहता है कि तुम वहाँ पे जैसे ज़मीन में चिल्ला रही थी, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ गई, फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आया। फिर वो एक गुस्से वाले अंदाज में कहता है टैंगरिंग से कि क्या अभी भी तुमने लड़ाई जारी रखनी है। बट वहीं पे टैंगरिंग सोच रही होती है कि मैंने जैसे जहर दिया था इसका एकमात्र तोड़ और है कि अपनी स्किल्स के ऊपर 100% मास्टरी होके म्यूजिक नाम की स्किल को यूज़ करके ही इस जहर को फैलने से रोका जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ सिंपल है कि जहर का तोड़ दो चीज़ है, या तो इनर एनर्जी हो ही ना ताकि वो फैल ही ना सके, दूसरा है कि अगर इनर एनर्जी है तो पूरी तरह से मास्टरी होनी चाहिए ताकि तुम उसे रोकने से फैल सको। सिंपल। खैर टैंगरिंग को लग रहा होता है कि ह्यूयु ने अपनी स्किल्स पे इतनी ज़्यादा मास्टरी कर दी है कि उसने जहर को फैलने से ही रोक दिया। टैंगरिंग ह्यूयु से पूछती है कि तुम लोग तो मेरे ऊपर इतना नाराज़ हो, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया। बट ह्यूयु कहता है कि तुमसे अभी भी एक हिसाब चुकता करना बाकी है। टैंगरिंग मनी मन सोच रहे होते हैं कि जिसने सन मून मास्टर स्वॉर्ड मास्टर को हरा दिया उसके सामने सरेंडर करना ही अच्छी चॉइस होगी। टैंगरिंग ह्यूयु को गालियाँ दे रही होती है मनी मन, बट तभी ह्यूयु उसके परिवार के बारे में बात करने लगता है टैंगरिंग के। बट तभी टैंगरिंग कहती है कि नहीं, मेरा परिवार इसमें शामिल नहीं होगा, मेरा परिवार बहुत ही इज्जतदार है और मैं मेरे परिवार को इस चीज़ के अंदर शामिल नहीं करूंगी। ह्यूयु कहता है कि तुम श्योर हो ना। टैंगरिंग कहती है कि तुम मुझे बच्ची मत समझो। फिर ह्यूयु मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि 1 लाख येन क्या होते हैं। बट तभी टैंगरिंग मनी मन सोच रही होती है हाँ, मेरी आज़ादी की कीमत। वही ह्यूयु से कहता है कि ये बस मेरे घर को जिसको तुमने तोड़ा है उसकी कीमत है। फिर वो टैंगरिंग को कहता है कि चलो फिर क्यों ना पैसे जुटाया जाए। फिर कुछ ही टाइम बाद सीन चेंज होता है और हम टैंगरिंग को वेट्रेस के कपड़ों में देखते हैं जो कि ग्राहकों का स्वागत कर रही होती है। वो बड़ा मन लगा के बिजनेस में काम कर रही होती है, बट अचानक से उसे ख्याल आता है कि वो कर क्या रही है। फिर वो ह्यूयु पे चिल्लाने लगती है, बट वहाँ पे लेडी सोल आ जाती है। फिर वो ह्यूयु के पास जाती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो लेडी सोल से कहता है कि विलन बनना बहुत ही मजेदार चीज़ है। फिर ह्यूयु नीचे देखता है लेडी सोल्वा के ऊपर। फिर वो कहता है कि क्या तुम थोड़ा पिछड़ सकते हो क्या। लेडी सोल कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पास ही रहना होगा जब तक कि एक खतरनाक लड़की तुम्हारे साथ है। मुझे नहीं पता कि अगली बार ये क्या करने वाली है।
फिर ह्यूयुल लेडी सोल्वा से पूछता है कि इसे इतना तंग करने के बाद भी कौन सा घर की भरपाई होने वाली है। बट वैसे भी अब शायद इसमें इतनी तमीज तो आ ही गई है कि अभी कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी। नीचे लेडी सोल भी टैंगरेंग को ठंडी निगाह से देखती है और कहती है कि नहीं अब ये वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर कुछ करने भी वाली होगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी ताकि तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। फिर नीचे लेडी सोल्वा प्यार से ह्यूयू से पूछती है कि तुम कंफर्टेबल तो हो ना। फिर ह्यूयू भी थोड़ा भावुक हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है कि वो भी फिर लेडी सोल को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मानो जैसा उसका दिल खुद उससे ये सब करा रहा हो। लेडी सोहेल भी अब उसे कस के पकड़ लेती है और वहीं पे साइड में खड़े लैंडलॉर्ड और टैंगरेंग का मुंह बन जाता है। टैंगरेंग वहीं महसूस सोच होती है कि मेरी असासियन जियो कहाँ है। वहीं हम उसी को ही देखते हैं जो कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे चल रही होती है और खुद से कह रही होती है कि उफ मैं तो थक गई। फिर वो चलते चलते खुद से बड़बड़ाने लगती है कि सन मुन स्वॉर्ड यानी कि लेडी सोहेल मॉन्स्टर है, ऊपर से ये गर्मी और ये मेरा मास्क। फिर वो अपना मास्क उतारती है, फिर हम जियो को पहली बार बिना मास्क के देखते हैं। फिर वो चलते चलते कहती है कि जल्दी मिलेंगे माय डियर राइवल, यानी कि वो लेडी सोहेल को कह रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम ह्यूयुल को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिससे कि दूर से लेडी सोहेल ट्रेनिंग करते हुए देख रही होती है। ह्यूयू अपने मन में सोच रहा होता है कि इस बार तो टैंगरिंग से बच गया, बट अगली बार पता नहीं क्या बला आ जाए। बट इस बार भी मुझे ताकतवर होना पड़ेगा अगर मुझे मेरे लोगों को बचाना है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ताकतवर ही जिंदा बचते हैं। फिर वो गहरी सांस लेता है, फिर वो रुकता है, फिर वो लेडी सोहेल को देखता है। लेडी सोहेल किसी सोच में खोई होती है। फिर वो लेडी सोहेल से पूछता है कि मेरे स्टैंड तो ठीक थे ना, मतलब मैं इंप्रूव तो कर रहा हूँ ना। लेडी सोहेल कहती है कि हाँ तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और तुम्हारी एक्सटर्नल एनर्जी भी साफ दिखती है। फिर लेडी सोहेल इसके करीब आती है और कहती है कि तुम्हारी मसल्स में तुम्हारी एनर्जी साफ दिखती है। फिर लेडी सोहेल ह्यूयुल के गले लग जाती है, बट उसे इतना करीब देखते हुए ह्यूयुल शर्मा जाता है। लेडी सोल्वा ह्यूयुल से कहती है कि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का एक तरीका है। फिर हम दोनों उन दोनों को रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं। लेडी सोहेल कहती है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी इनर एनर्जी पे भरोसा नहीं है, क्यों ना मैं तुम्हारी क्यों ट्रेनिंग मास्टर बन जाऊँ, तुम्हारी एनर्जी को सर्कुलेट करने में तुम्हारी मदद करूँ। सोल्वा कहती है कि मैंने कभी पहले किसी को इसमें ट्रेन नहीं किया है। फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि क्यों ना हम अपने डेंटिस्ट को अलाई करके इसे साथ में ट्राई करें। देखो तुम्हें ये एरियाज नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा, रुको थोड़ा सा। फिर ह्यूयू के सुनते ही एक्साइटमेंट पैनिक में बदल जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि डेंटिस्ट की लोकेशन कहाँ कहाँ होती है। मुझे याद आ गया। देखो मैं इसे एक्सप्लेन तो करूंगा बट वियर्ड ना, इसलिए थोड़ा कम समझाऊंगा, ठीक है। बाकी समझदार को इशारा काफी। पहला डेंटिस्ट थाइस के पास, दूसरा चेस्ट के पास, तीसरा डेंटिस्ट होता है सर के अंदर। उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या सोल्वा सच में डुअल कल्टीवेशन करने के लिए बोल रही है। फिर वो देखता है कि लेडी सोल दरवाजे के पास खड़े होकर ह्यूयुल को एक प्यारी सी स्माइल देती है। फिर साथ में ह्यूयुल को भी ले चलती है। फिर हम देखते हैं कि दरवाजा तो बंद होता है, बट अचानक से बहुत सारी नीडल्स दरवाजे को चीरते हुए बाहर निकलती है। फिर हम उस कमरे का अंदर का सीन देखते हैं कि टैंगरिंग छुपी हुई थी और बाहर निकलती है और उन दोनों से कहती है कि अब तुम बच के बताओ। बट टैंगरिंग की नजर एकदम से उनके कपड़ों पर जाती है। फिर वो उनसे कहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो और तुम्हारे कपड़ों को क्या हो गया। स्पॉइलर, बच्चों को सब पता होता है। खैर दरवाजे के टूटने की आवाज से लैंडलॉर्ड भी वहां भागा भागा आता है। फिर वो देखता है कि टैंगरिंग रस्सियों से बंधी हुई है और वैसी दिखती है जैसे किसी ने उसकी धुलाई की हो। फिर हम लेडी सोल को साइड में देखते हैं, जिसके हमें इंटेंशंस पता लगते हैं कि उसके इंटेंशन साफ थे, वो बस डुअल कल्टीवेशन करना चाहती थी। लैंडलॉर्ड गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि एक तो तुम लोगों को यहाँ पे रहने दे रहा हूँ, मैंने पहले ही वार्न किया था कि मार्शल आर्ट्स के नाम पे तोड़फोड़ मत मचाना मेरी प्रॉपर्टी में, एंड उसकी बात से मैं खुद एग्री कर रहा हूँ। ह्यूयुल लैंडलॉर्ड को शांत करने के लिए आगे बढ़ता है, बट इससे पहले वो लैंडलॉर्ड को कुछ समझा पाता उतने में एक जानी पहचानी आवाज पीछे से ह्यूयुल की बात काट देती है। फिर वो जानी पहचानी आवाज कहती है कि लगता है मैं सही समय पर आई हूँ। फिर सभी उस आवाज की ओर देखते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि हान क्वीन होती है। हान क्वीन को देखते ही लेडी सोहेल गुस्से में आके अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। फिर वो हान क्वीन से कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पे हमारा डुअल कल्टीवेशन को इंटरप्ट करने आई हो क्या। हान क्वीन कहने लगती है कि वैसे भी देखो तुम्हें नए घर के लिए फंड्स तो चाहिए होंगे, पैसे तो चाहिए होंगे ना, तो मैं उसी का सोल्यूशन लेके आई हूँ यहाँ पे। फिर सीन चेंज होता है और हम खाली कैरेज को देखते हैं जो कि सुनसान इलाके में चल रहा होता है। हम कुछ लुटेरों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसके अंदर जो कुछ भी खजाना है उसको लूट के निकलते हैं यहाँ से, और इसके अंदर जो कोई भी है बाहर निकलो। फिर एक लुटेरा आगे निकलता है। फिर वो उस कैरेज के दरवाजे को पकड़ते हुए कहता है कि हमें इसी की तलाशी लेनी है। फिर वो जैसे दरवाजा खोलता है तो अंदर का सीन देख के वो हैरान हो जाता है, एक तरह से शॉक हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो सीन ही कुछ ऐसा दिख रहा था। फिर सोल्वा भी इसके अंदर ही थी। फिर अपनी तलवार निकालती है, खच्चा करके उसकी चोटी काट देती है, चोटी। फिर वो लुटेरा खुद को खतरा ना दिखा के बाकी लुटेरों से कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई इलीगल सामान नहीं, निकलते हैं यहाँ से। पर तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी लुटेरों को रस्सी में बांध दिया गया है। फिर कैरेज फिर से चलना शुरू करता है। हान क्वीन बताती है कि तो बस मामूली लुटेरे थे, बल्कि हमें सच में जिससे थ्रेट है वो तो ग्रीन फॉरेस्ट के लुटेरे है, क्योंकि वो आम लुटेरे नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है।
हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन और ये जो पूरा लुटेरों का समूह है ये मार्शल आर्ट्स को बिल्कुल भी गलत कामों के लिए यूज नहीं करता था, बट हाल फिलहाल में ये लोग ना जाने इतने हिंसक क्यों हो गए हैं कि अब तो ये लोग लूटने तक लग गए हैं। हान क्विन कहते हैं कि इस कैरेज के अंदर बहुत ही मूल्यवान सामान है और हमें बिना रास्ता बदले और बिना किसी खतरे के हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा, इसलिए मैंने तुम दोनों द कोयोटिक डीमन एंड द सन मून स्वॉर्ड मास्टर को हायर किया है। ये सब सुनते यूयू की हालत जरा खराब तो होने लगती है, बट लेडी सोयल अपना सर यूयू के कंधे पे रखती है और सांसें लेने लगती है। उसकी सांसें यूयू को जरा थोड़ा शांत करने लगती है। यूयू हान क्विन से कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, ऊपर से तुम इस काम के पैसे तक दे रहे, तो मैं ठीक है, मैं मान जाता हूँ। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं कि यूयू हान क्विन से पूछता है कि चलो ये सब तो ठीक है, बट हमारे साथ टैंगरिंग क्यों आ रही है। टैंगरिंग चिल्लाने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, ये काम मैं अकेले कर सकती हूँ, वो भी 1 लाख येन के लिए। तो फिर यहाँ पे यूयू जरा गुस्से में कहने लगता है टैंगरिंग को कि वापस जाओ रेस्टोरेंट में जाके सबकी मदद करो। कुछ टाइम में हम देखते हैं कि कैरेज तो चल रहा है, बट बाहर से अब सीटियों की आवाज़ें आने लगती है, काइंड ऑफ गुंडों का अलार्म की चौकंदा हो जाओ, बंदे आ चुके हैं। कुछ ही सीन बाद हम देखते हैं कि गुंडों ने वो कैरेज को चारों ओर से घेर लिया है। अंदर यूयू सभी को कह रहा होता है कि अगर एक साथ निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, अकेले मत निकलना। बट तभी हम टैंगरेंग को देखते हैं जो कि दरवाज़ा खोल के सभी को कह रही होती है कि मेरी फिक्र ना करना, बस तुम मेरा पैसे रेडी रखना, मैंने मार के अभी आती हूँ। हम कुछ गुंडों के ग्रुप को देखते हैं जो कि ये सब चीज़ें, यानी कि गुंडों ने कैरेज को घेर लिया है, फिर कैरेज से अंदर से अब एक लड़की निकल रही है, तो ये सब वो सब चीज़ें नोटिस कर रहे होते हैं। फिर वो जो दूर से नोटिस करने वाला ग्रुप था वो कहता है कि शायद यही इस कैरेज का गार्ड होगा। हम टैंगरेंग को देखते हैं जो कि लुटेरों की फौज देख के उनसे कहती है कि तुम लोगों ने अच्छी फौज खड़ी की है, बट मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। इससे पहले टैंगरेंग कुछ अपना अटैक वटैक कर पाती है, उतने में लेडी सॉयल अंदर से निकलती है कैरेज के और कहती है टैंगरेंग को कि तुम बस अंदर जाओ 10 सेकंड के लिए, मैं इन सभी को 10 सेकंड के अंदर खत्म करके वापस आती हूँ। टैंगरेंग लेडी सॉयल के ऊपर चिल्लाने लगती है कि मैंने पहले कहा था कि मैं इन्हें पहले मारूंगी, तुम जाके उस केओटिक डीमन मास्टर के साथ डुअल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करो। हम यूहाल को देखते हैं जो कि अपने लिए फैसलों के ऊपर पछतावा करने लगता है, जिससे कि वो आज यहाँ फंस चुका है। वहीं हम टैंगरेंग को देखते हैं जो कि अपनी डैगर्स निकालती है, सिंपल भाषा में इस दुनिया के ग्रेनेड, तो उन्हें निकाल के उन आर्मी के ऊपर फेंक देती है और कहते हैं कि इन कीड़े मकोड़ों से लड़ने के लिए यही काफी है। और जैसे ही वो डैगर्स उस आर्मी के पास पहुंचे, टैंगरेंग हुक्म देती है अपने डैगर्स को कि एक्सप्लोडिंग डार्ट्स, और वो फटते हैं और इतने जोर से फटते हैं कि वहाँ पे आग की लपटें पहुंच जाती है। हम यूहाल को देखते हैं जिसका मुंह सफेद पड़ चुका होता है क्योंकि उससे पता है कि अब क्या होने वाला है। बेसिकली उस जगह को जो ब्रिज सपोर्ट कर रहा था इन एक्सप्लोडिंग डार्ट्स की वजह से वो कमजोर पड़ गया और वो नीचे धड़ाम से गिरता है, जिससे कि वो पूरा ब्रिज अब खाई की ओर जाने लगता है, जिससे कि यूहाइल और हान क्वीन नीचे खाई में घुस जाते हैं। वे हम यूहाइल को देखते हैं जो कि जाते जाते टैंगरेंग को गालियां मार रहा होता है कि तुम कब दिमाग से काम लोगी। दूसरी सीन में हम उसी पहाड़ की एक गुफा की ओर देख रहे होते हैं जिसके अंदर कुछ लोगों का समूह बैठा होता है और एक ग्रीन फॉरेस्ट का ही ग्रुप होता है। हम एक लुटेरो को देखते हैं जो कि अपने लीडर को बता रहा होता है कि उस कैरेज को मर्चेंट लीडर का डायरेक्ट सपोर्ट है। फिर वो अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बता रहा होता है अपने लीडर को कि हो सकता है कि उस कैरेज के साथ जो गार्ड्स आए हैं वो भी बहुत शक्तिशाली होंगे। फिर उनका लीडर बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए अपने लुटेरों को कह रहा होता है कि तुम फिक्र ना करो, हमारा काम से दुश्मनों की स्ट्रेंथ चेक करना है, और वैसे भी ग्रीन फॉरेस्ट की ओर से रीइंफोर्समेंट टीम भी उन लोगों के लिए भेज दी गई है। फिर उसका चमचा उसकी तारीफ करने लगता है कि आप तो बिल्कुल लेजेंडरी जो यांग की तरह लग रहे हो। कुछ ही टाइम में वहाँ पे एक और साथी लुटेरा हाफते हाफते पहुंचता है। चीफ उन लोगों ने हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया है। कैप्टन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो इतने ताकतवर होंगे, यानी कि उस मर्चेंट लीडर्स के गार्ड्स बहुत ही दमदार है। दूसरा लुटेरा रिपोर्ट करता है कि हमारी टीम और हमारी टारगेटेड टीम दोनों ही खत्म हो चुकी है। वहीं सीन चेंज होता है और हम हान क्वीन को बिल्कुल भीगा हुआ देखते हैं। फिर हम हान क्वीन का फ्लैशबैक देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसने यूहोयल को क्यों चुना। फ्लैशबैक में हम हान क्वीन के हाथ में यूहोयल का चित्र देखते हैं। हान क्वीन अपने जनरल मैनेजर से उसके बारे में बात कर रही होती है कि ये बिल्कुल सही रहेगा हमारे मिशन के लिए। जनरल मैनेजर हान क्वीन को परेशानी से कहता है कि ये सही तो रहेगा मिशन के लिए क्योंकि ताकतवर है, बट बीइंग अनऑर्थोडॉक्स सेट के तारे से आने की वजह से ये हो सकता है कि हमें ही धोखा दे दे। मतलब इस पे भरोसा किया जा सकता है क्या? हान क्वीन कहती है कि भरोसा वो भी इंसानों पे जिसके हम लायक भी नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, बस थोड़ा समय पहले जब वो खाई की ओर गिर रहे थे। जब हान क्वीन पानी में गिरी थी तो उसका वो जो आत्मविश्वास था वो डर और बेचैनी में बदल जाता है। हान क्वीन कुछ कहना चाहती थी बट वो कुछ कह नहीं पाती। बट फिर हम हायूयुन को देखते हैं जो कि पानी के अंदर भी गिरा था। फिर वो भी हान क्वीन को बाहर निकालता है और मन ही मन गालियां दे रहा होता है टैंगरेंग को कि उसने कैसा प्लान बनाया है। फिर वो हान क्वीन को उठा रहा होता है और साथ ही सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि हम लैंडस्लाइड के नीचे नहीं दबे। बट यहाँ भी कौन सा मजा आ रहा है, यहाँ पे ना लकड़ियाँ, ऊपर से डर लग रहा है कि अभी कोई लुटेरा निकलेगा और हमें जब्त कर लेगा। फिर वो सोचता है कि शायद हमें सोहेल को ढूंढना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि अरे मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, अगर मैं इसे ढूंढने जाऊँगा तो हो सकता है कि हम दोनों के लिए ही परेशानियाँ बढ़ जाए। बट फिर उसके दिमाग में सोहेल को किया हुआ वादा याद आने लगता है कि हम कभी अलग नहीं होंगे। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसकी नज़र आगे पड़ती है और वो धूप में चमकती तलवारों को देखता है।
फिर वो अपनी दांत पीसते हुए पहले तो हान क्वीन को देखता है, फिर अपनी तलवार निकालता है। ये हॉल चिल्लाता है कि आखिर तुम लोग हो कौन, बट वो लुटेरे उसे देखते ही अपनी तलवारें नीची कर लेते हैं। एक डाकू सभी को चिल्लाते हुए बता रहा होता है कि अरे ये तो कोयोटिक स्वॉर्ड मास्टर डीमन या हॉयल है ना। फिर वो डाकू आपस में कंफर्म कर रहे होते हैं और खशफश करते करते कुछ ही टाइम में वो लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये वही है। लुटेरे अपनी छाती चौड़ी करके यू हॉयल के नारे लगाने लगते हैं और वो लुटेरे यू हॉयल को उसके किस्से याद दिलाने लगते हैं कि आपने तब ऐसा किया था, और वहाँ पे यू हॉयल भी हैरानी से अपनी छाती चौड़ी करने लगता है। अब बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, बीइंग अ गुड एक्सप्लेनर मैं तुम्हें समझाता हूँ। लुटेरो को ऐसा लग रहा है कि यू हॉयल उनकी मदद के लिए आया है, रीइंफोर्समेंट टीम की ओर से भेजा गया है उनकी मदद के लिए। यू हॉयल को भी समझ आ जाती है कि वो उन्हें रीइंफोर्समेंट के तौर पे समझ रहे हैं। सो अब वो भी एक्टिंग करने लग जाता है। फिर कुछ टाइम बाद एक लुटेरा कहता है कि आप हान क्वीन को हमारे पास दे दीजिए, हम इसे संभाल लेंगे। बट यू हॉयल कहता है कि नहीं, मैं इसे संभालूंगा। ये सुनते ही लुटेरे और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं यू हॉयल से। चलते चलते लुटेरे उसके किस्से याद करने लगते हैं, बट वहीं पीछे यू हॉयल अपने इस बेवकूफ़ी वाले मूव के लिए खुद पे हंस रहा होता है, बट साथ ही अफसोस भी जता रहा होता है कि वो कब लेडी सोल को ढूंढेगा। यू हॉयल लुटेरे से पूछने लगता है कि क्या हाल फिलहाल में तुमने किसी को पकड़ा है, जब्त किया है क्या। बट लुटेरे कहते हैं कि हमने तो नहीं किया, शायद बाकी लुटेरों ने किया होगा। फिर यहाँ पे हॉयल की आंखें ज़रा संकरी हो जाती है। फिर वो अपनी लुटेरो को ऑर्डर देता है कि जैसे ही पता लगता है कि किसी ने किसी को जब्त किया तो मुझे सबसे पहले आके बताओगे। लुटेरे कहते हैं कि जी मास्टर। बट पीछे एक लुटेरा रुकता है। फिर यू हॉयल से टोक के पूछता है कि हमने सुना है कि आप ऑलरेडी हान क्वीन को जानते हो। ये होल यहाँ पे सोच लगता है कि अब इसका क्या जवाब दूँ। फिर वो ये बोलता है कि हाँ ये लोग मुझे पैसे तो देते हैं हान क्वीन और इसकी पूरी टीम, बट सिर्फ मुझे खुश रखने के लिए, ताकि मैं इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाऊँ। वैसे भी ये पैसे वाला सीन मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। फिर यहाँ पे ये होल थोड़ी डींगे हाँकने लगता है कि मेरा तो सिर्फ प्लान था मर्चेंट टीम के सामने आने का और उनसे कनेक्शन बनाने का, वैसे भी मेरा प्लान तो कुछ और ही था। फिर एक लुटेरा ताली बजाते हुए कहता है कि वास्तर जी क्या प्लान था आपका। यूएल कहने लगता है कि देखो ना कितने पागल थे वो लोग कि उन्होंने मुझे उस कैरेज की रखवाली के लिए रख दिया, जबकि उन्हें पता है कि मैं कोयोटिक डीमन स्वॉर्ड मास्टर हूँ। यूएल ने जो हान क्वीन को पकड़ा हुआ था, हान क्वीन उसे बहुत ही गुस्से वाली नज़र से देख रही थी, बट यूएल हान क्वीन को समझाना चाहता था कि वो कर क्या रहा है। इसे समझाने के लिए वो हान क्वीन को आंख तो मारता है, बट यूएल मनी मन सोच रहा होता है कि हान क्वीन पागल हो गया क्या, इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और ये सब झूठ है। कुछ टाइम बाद एक लुटेरा एक पहाड़ की ओर इशारा करता है जहाँ पे एक गुफा होती है और कहता है कि हम बस पहुंच ही गए। योल जैसे ही देखता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो उनका बेस कैंप होता है। उससे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में उनके बेस कैंप के आगे खड़ा है। एक लुटेरा यूहल को कहता है चलिए मास्टर हम जल्दी पहुंचने वाले हैं और हमारे चीफ आपका बहुत ही शानदार स्वागत करने वाले हैं। अब यूहल को मामले की गंभीरता समझ में आ रही थी और वो मनी मन लुटेरे को गाली मारा था, अबे पागल वागल है, क्या क्या बोल रहा है, कहाँ जाने को बोल रहा है। फिर वो अपने आप और हान क्वीन को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए अपने लुटेरे को कहता है कि सुनो मैं ब्रेड टेक्निक को ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। उसके ऐसी सीरियस टोन को सुनते ही लुटेरे भी मान जाते हैं और कहते हैं कि आप जा सको सर जी। यूहल कहता है कि उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी इन लोगों को हराने में लगा दी है, तो अपनी ब्रेड टेक्निक को यूज़ करके अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा। लुटेरे कहते हैं आप जा सको तो चलिए हम आपको गार्ड करेंगे ताकि उस टाइम आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। बट ये सुनते ही यूहल भी लाइक अबे पागल के क्या क्या बोल रहे हैं। फिर वो कहता है लुटेरे से नहीं मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि कोई कमज़ोर मेरी रक्षा करे। यूहल कहने लगता है कि मैं खुद अपना सुरक्षित स्थान खोज लूँगा। एक लुटेरा झिझकते हुए यूहल से कहता है कि कम से कम हान क्वीन पे तो नज़र रख ही सकते हैं। बट तभी यूहल एक बहुत ही अजीब सी हंसी के साथ लुटेरे को देखता है और कहता है कि अब क्या मैं अपने शिकार को भी ना चखूँ। चेंज होता है और हम हान क्वीन और यूहल को देखते हैं। हान क्वीन को नीचे लिटा देता और हान क्वीन कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, बट उसके मुंह में पट्टी होती है। फिर यूहल उसकी पट्टी मुंह से हटाता है। हान क्वीन कहती है कि मुझे नहीं चिल्लाते हुए, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगे, मुझे तुम पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। और कहती रहती है और यूहल एक गहरी सांस लेता है और उसके हाथों की पट्टी भी काट देता है। हान क्वीन ऐसे ही चिल्लाने लगती है कि मेरे हाथ खोल दो, जल्दी खोलो नहीं तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगी। फिर वो नीचे नोटिस करती है कि उसके हाथ तो पहले ही खुल चुके हैं। यूहाल हान क्वीन की कंधों पे हाथ रखता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छी एक्टर हो। अब हान क्वीन को भी समझ में आ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। बेसिकली यूहाल को लग रहा है कि हान क्वीन उसे झूठ मूठ की गालियां मार रही है ताकि वो लुटेरों को दिखा सके, समझे बबुआ। फिर हान क्वीन यूहाल की बातें सुनती है और वो शॉक हो जाती है, बट अपने रिएक्शन को संभालते हुए यूहाल को दिखा रही होती है कि हाँ एक्टिंग तो हम लोगों की बेसिक स्किल होती है। हान क्वीन यूहाल से पूछती है कि तुमने उसे डायरेक्ट लड़ाई क्यों नहीं कर ली, इतना सारा नाटक क्यों किया। फिर यूहाल कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी है फिलहाल, और वैसे भी अगर मैं लड़ाई शुरू करता तो ना जाने लड़ाई कब तक चलती। हान क्वीन कहती है कि चलो कोई बात नहीं, बट हमें अभी इस पहाड़ से जल्दी ही निकलना होगा। यूहाल कहता है कि हाँ बिल्कुल, बट मैं तुम्हें सिर्फ आधे रास्ते तक ही छोड़ूंगा। हान क्वीन मुंह बनाती है और कहती है यूहाल से कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता है ना कि इस पूरी पहाड़ी में वो लुटेरे जगह जगह छुपे हुए हैं और तुम चाहते हो कि आधा रास्ता मैं अकेले पार करूँ। वो दोनों बात कर ही रहे होते कि अचानक से कोई अनजान आवाज़ दूर से उनके ऊपर चिल्लाती है और वो आवाज़ सुनते ही उन्हें लगता है कि कोई लुटेरा आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे दो लुटेरे आए होते हैं जिन्होंने इनकी परछाई देखी थी। फिर एक दूसरे से बात कर रहे होते कि वैसे भी यहाँ पे कुछ नहीं है, और तुम्हें पता है हमारे दूसरे ग्रुप ने ऑलरेडी टारगेट पकड़ लिया है। और एक ऑर्डिनरी सेट का तारा भी था जो कि पकड़ा गया, हालांकि वो बहुत ताकतवर था और बहुत नाटक कर रहा था, बट फिर भी हमने अपनी एक्स्ट्रा फोर्स भेज के उसे पकड़ ही लिया।
वही हान क्वीन योहाल को कहती है कि शायद तुम इसलिए नहीं जा रहे हो, है ना, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो। अगर लेडी सोयल जैसी फाइटर भी अगर किसी से हार रही हो तो तुम खुद सोचो कि वो कितना ताकतवर होगा। योहाल हान क्वीन से कहता है कि अब मेरे लिए ना नंबर मैटर करता है और ना ही किसी की ताकत। मैंने और सोल ने वादा किया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। हान क्वीन कहती है कि अब तुम्हारे वादा मेरे कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा मैटर करता है क्या? बट वहीं योहाल उसकी आधी बातों को अनसुना करके हान क्वीन से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ आधे रास्ते तक ही छोड़ूंगा। अब हम हान क्वीन को देखते हैं जो कि एक गहरी सांस लेती है और अपने कपड़े फाड़ देती है। बट सुन लो पहले, वो कपड़ों को फाड़ती है और लुटेरे जैसा रूप बना लेती है। वो योहाल से कहती है कि ऐसा रूप बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम योहाल को भी देखते हैं जो भी अब लुटेरे जैसा ही लग रहा है, जिसे देखते ही हान क्वीन भी शर्मा जाती है। वहीं सीन चेंज होता है और हम एक अंधेरी जेल को देखते हैं और उस जेल के अंदर ना जाने कोई तो था जो कि बंधा हुआ था। फिर हमें वापिस से हमारे उन दोनों लुटेरे को दिखाया जाता है जिन्हें दो लुटेरों ने रोका हुआ था। असली वाले लुटेरे हमारे वाले लुटेरे से पूछ रहे होते कि अपना नाम बताओ, बट योहाल कहता है कि अरे हम तो तुम्ही में से एक है। और उसके ऐसे जवाब को सुनते ही असली वाला लुटेरा मुंह बनाने लगता है। उसका मुंह जैसे ही बनता है योहाल का दिल भी बैठ जाता है। उससे रियलाइज होता है कि अब जरा प्लान फ्लॉप होने वाला है। बट तभी अचानक से हान क्वीन एक जोर का थप्पड़ एक असली वाले लुटेरे के मुंह में मार देती है। वो थप्पड़ इतने जोर का था कि वो लुटेरा अपना गाल पकड़ के नीचे ही बैठ जाता है। योहाल भी शौक होकर ये सब दूर से देख रहा होता है। बट फिर हान क्वीन बोलना शुरू करती है बिल्कुल सटीक, बिल्कुल शांत आवाज में कि कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम लोगों से कोयोटिक स्वॉर्ड डीमन मास्टर को नहीं पहचाना गया। तुम्हारे चीफ ने हमसे खुद हेल्प मांगी थी, पर तुम नालायकों को देखो जो कि एहसान भी भूल गए। फिर वो लुटेरा कहने लगा और माफ़ी मांग लगा कि मुझे माफ़ करिए, मैं भूल गया था, दी इन्फोर्समेंट टीम वाले आप ही तो है। ये सुनते ही दूसरा लुटेरा भी घुटनों के बल आके माफ़ी मांगने लगता है। वो कहने लगा कि मुझे माफ़ करिएगा, मुझे पता था कि आप री टीम में से है। वही हम योहाल का रिएक्शन देखते हैं जो कि बहुत ही शौक पर बहुत ही खुश हो रहा होता है। बट वही हान क्वीन अभी भी उन लुटेरों को नहीं छोड़ रही होती है। हान क्वीन अपना एक पैर एक लुटेरे के सर पर रखती है और कहती है कि अब तुम लोगों से बात करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, अब चुपचाप मुझे अपने री कोर्ट के पास ले चलो। फिर कुछ टाइम बाद हान क्वीन योहाल को देखती है और हल्की सी मुस्कान देती है। इसकी उस मुस्कान का यही मतलब होता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। बट जैसे ही वो अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं वहाँ की स्थिति को देखकर। वो देखते हैं कि एक दीवार में तो इतना बड़ा छेद होता है कि मानो उसे तोपों से उड़ाया हो, और वहाँ के घरों की भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती, घर टूटे हुए होते हैं। हान क्वीन और योहाल ये सब देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। हान क्वीन योहाल से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे युद्ध हुआ हो। बट एक लुटेरा उन्हें बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे पता नहीं एक रात अचानक से कोई नीली रोशनी आई और उसने हमारे घरों का ऐसी हालत कर दी। ये सुनते ही योहाल का रिएक्शन बदल जाता है और उसका मुंह सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी शक्ल देखती है हान क्वीन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि लेडी सॉयल का होता है जिसकी एनर्जी ने ऐसा तहलका मचा दिया। योहाल हान क्वीन को कहता है कि ना जाने क्यों बट मुझे अफसोस हो रहा है। योहाल हान क्वीन को कहता है कि अब लगता है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। ये सुनती ही हान क्वीन ज़रा शर्मा जाती है, पता नहीं क्यों। हान क्वीन कहती है कि ऐसी चीज़ें अचानक मत कहा करो। एक लुटेरा कहता है कि हम बस प्रिजन एरिया में पहुंच ही चुके हैं, बस स्टोर रूम से गुजरना है। वो लोग जैसे स्टोर रूम के एरिया में आते हैं तो योहाल एक लुटेरे को पीछे से एक्यूपंक्चर के थ्रू बेहोश करने की कोशिश करता है। सो योहाल उसकी गर्दन के पीछे चट तो मारता है बट वो जल्दी नहीं गिरता। बट लकीली अगली सीन में हम देखते हैं कि वो बेहोश पड़ा हुआ है, सॉरी मर चुका है। हान क्वीन योहाल पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी स्किल सो रही है क्या। योहाल भी बताता है कि मुझे एक्यूपंक्चर स्किल की ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है इसलिए ऐसा हुआ। हान क्वीन योहाल को आंखों से इशारा करते हुए कहती है कि जाओ जल्दी गार्ड से चाबी निकालो। चाबी निकालते ही वो दोनों आगे प्रिजन के पास पहुंचते हैं। प्रिजन के पास पहुंचते ही योहाल लेडी सोल को आवाज़ मारने लगता है कि तुम ठीक हो ना। हान क्वीन साइड में फंसाते हुए उसे डांटने लगती है और कहती है कि आराम से बोलो, गार्ड्स आ जाएंगे। दोनों जब प्रिजन के अंदर घुसते हैं तो वो जो बंधा हुआ व्यक्ति जो उन्हें दिख रहा था, अंधेरे में ही दिख रहा था, तो जैसे अंदर घुसते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो टैंगरेंग होती है। टैंगरेंग योहाल को कहती है कि चलो इसके अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बची हुई है, तो इंतजार क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ मुझे खोलो। फिर टैंगरेंग से योहाल पूछता है कि सोल कहाँ है। टैंगरेंग बोलती है कि वो तो यहाँ है ही नहीं। टैंगरेंग बताती है कि सन मून स्वॉर्ड उसके साथ नहीं थी। हालांकि मैंने सुना कि कुछ लोग और भी पकड़े गए थे बट उन्हें तुरंत ही छोड़ दिया गया था। हान क्वीन साइड में कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं था क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए कौन ज़्यादा फिरौती देगा। हान क्वीन लंबी सांस लेने के बाद कहती है कि चलो अच्छा हुआ कि सिर्फ टैंगरेंग ही पकड़ी गई, तो चलो अब ये तो मिल गई है तो कम से कम यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद लेडी सोल को ढूंढेंगे। बट वहीं पे टैंगरेंग बड़ी चिल अंदाज में सबसे कहती है कि मैं जब बंदी हुई थी तो मैंने सुना था बस कि जब ये प्रिजन का दरवाज़ा खुलेगा तो एक बहुत ज़ोर का अलार्म स्ट्रॉन्ग होल्ड में बजेगा और सभी गार्ड्स यहाँ की ओर आ जाएंगे। और स्पॉइलर ये है कि दरवाज़ा खुले हुए बहुत टाइम हो चुका है। सो टैंगरेंग के सब कहते ही अचानक से उस पूरे कॉरिडोर में बहुत सारी तलवारों की और बहुत सारी दौड़ने की आवाज़ आने लगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और वही होता है जिसकी उम्मीद थी कि लुटेरों ने उन तीनों को चारों ओर से घेर लिया था। फिर हम एक लुटेरे को देखते हैं जिसकी आंख में पट्टी बंदी होती है। वो मजाक करते हुए कह रहा होता है, हंसते हंसते कह रहा होता है कि
प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। वहीं यो हायल टैंगरेंग को गालियां मार रहा होता है कि ये लड़की आफत है, बट वहीं पे हान क्वीन एक नज़र से टैंगरेंग को इशारा कर रही होती है कि अपने एक्सप्लोजिव्स का यूज़ करो। बट टैंगरेंग हान क्वीन को बताती है कि वो तो गैस लाइट में ही खो चुके थे, नहीं तो तुम खुद सोचो मैं पकड़ी कैसे जाती। ये सुनते अब हान क्वीन भी उसे गालियां मारने लगती है कि अबे तू पागल है क्या, खुद भी फंस गया और हमारे को भी फंसा दिया। बट वहीं पे हायल उन सबसे डरते हुए कह रहा होता है कि अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। टैंगरेंग उसे हंसते हुए देख के कहती है कि अरे तुम तो कोयोटिक डीमन मास्टर हो, इन्हें फटाफट मारो फिर यहाँ से जल्दी निकलते हैं। कोयोटिक डीमन मास्टर का नाम सुनते ही वो सभी लुटेरे पीछे हटने लगते हैं। उन सभी लुटेरे के मुंह अब जरा सफेद होने लगते हैं, उनकी शक्ल पे डर साफ दिख रहा था, मानो उनके सामने मौत खड़ी हो। टैंगरिंग साइड में हंसते हंसते कह रही होती है कि मुझे जब से इसका ख्याल रखना पड़ रहा है मैं ढंग से लड़ ही नहीं पाई हूँ, तो तुम जैसे छोटे मोटे लुटेरों से लड़ने के लिए मैं इसे तुम लोगों पे छोड़ रही हूँ। हान क्वीन भी अब उसकी तारीफ करते कहती है कि चलो भाई किसी काम तो आएगा। बट वहीं हम हाइन को देखते हैं जो कि अंदर ही अंदर डर चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि अब इनसे कैसे लड़ूं। वो सोचने लगता है कि मुझे जल्दी कुछ रास्ता निकालना होगा, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगा। बट वो जो पट्टी बंधा हुआ लुटेरा था वो पूछता है कि क्या सच में कोयोटिक डीमन स्वॉर्ड मास्टर है। लुटेरे धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि शायद हम खुद ही फंस चुके हैं। टैंगरिंग भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, ये अलार्म भी हमने जानबूझ के बजाया था ताकि तुम लोग हमारे प्लान में फंस सको। टैंगरेंग कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना। बट वहीं पे हायो यून कहता है उन गार्ड्स के लीडर से कि अगर तुम लोग चाहते कि तुम लोग जिंदा बचो तो चुपचाप रास्ता खोल दो। ये सुनते हैं उनका लीडर भी राहत की सांस लेता है, मानो वो भी सरेंडर करना चाहता हो। तभी उनके कैप्टन के पीछे से एक बहुत विशाल आदमी बिल्कुल कड़क आवाज में कहता है कि बस अब बहुत हुआ। उस विशाल आदमी को देखते ही आस पास के सभी लुटेरे पहचान जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो वही है ना वॉस युग, फ्यूरियस टाइगर डिवीजन का लीडर, जो कि अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता है और उसके हाथ में एक भारी भरकम एक्स रहती है। यहाँ पे मैं जरा आराम से बताऊंगा कि ग्रीन फॉरेस्ट का जो किंग होता है उसके 8 कमांडर्स में से एक कमांडर ये है वॉस युग। पीछे से टैंगरिंग उस गंजे को गालियां मारने लगती है कि ये वही है जिसने मुझे पकड़ा था। सभी लोग वॉस युग के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वॉस युग की पैनी नजर हायोल पे पहुंचती है। उससे पूछता है कि एक कोयोटिक डीमन स्वॉर्ड मास्टर यहाँ क्या कर रहे हो। चलो हायोल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो और फिरौती का माल का हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा, और हो सकता है कि तुम्हारे साथ रिश्ते अच्छे रहे तो तुम्हारे साथ एक अनऑर्थोडॉक्स अलायंस का भी स्थापना कर दी जाएगी। यूहाइल ये सब सुन के थोड़ा सोचने लग जाता है, बट वहीं पे वॉस्यू उससे फिर से कहता है कि इस दुनिया में किसी चीज़ का भरोसा मत करना सिवाय पैसे के। खान को डरते हुए यूहाइल से कहती है कि तुम ऐसी किसी डील के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं भूलोगे, है ना। वहीं वॉस्यू इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है कि तभी यूहाइल बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ झटक देता है। यूहाइल वॉस्यू पे चिल्लाने लग जाता है कि तुम भी उन्हीं मार्शल आर्टिस्ट की तरह हो जो कि अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाते हो। वो वॉस्यू पे चिल्ला ही रहा होता है कि अचानक से जमीन कांपने लगती है और अजीब से एक आवाज आने के बाद उनके पीछे की दीवार टूट जाती है और उस दीवार से निकलती है लेडी सोल, जिसके एक हाथ में होती है चमकती हुई तलवार और दूसरे हाथ में होता है एक मरा हुआ लुटेरा, और वह गुस्से से वॉस्यू और सभी लुटेरों को देख रही थी। जैसे कि पार्ट 1 में हम सभी ने देखा था कि लेडी सोयल एक दीवार में धमाका करते हुए उससे एंट्री लेती है, एक हाथ में एक मुर्दा लुटेरे को घसीटते हुए, दूसरे हाथ में अपनी बिजली जैसी तलवार को पकड़े हुए सभी को लाल आंखों से घूर रही होती है। अब यहाँ पे जो पूरा माहौल होता है कुछ टाइम बाद तो देखो थोड़ा शांत हो जाता है, तो इसे ना 2 भागों में बांटा गया है। पहला है खूबसूरती और दूसरा है मृत्यु। ये दोनों ही लेडी सोयल को ही बताया जा रहा है। खूबसूरती क्योंकि जब माहौल थोड़ा शांत हो गया था सभी लुटेरे यहाँ तक कि योहाइल भी लेडी सोयल को देख के शर्माने लगता है, और दूसरा मृत्यु क्योंकि उसके जो भाव थे उसे देख के लग रहा था कि किसी को भी मार सकती है, या मैं कहूँ कि अपनी तलवार उठाएगी और किसी को भी मारना शुरू कर देगी। लेडी सोल सीधा आगे बढ़ जाती है योहाइल के पास। योहाइल तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बल्कि तुम्हें ढूंढने आ रहा था तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया। यहाँ कांपती हुई आवाज में लेडी सोल कहती है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर से नहीं देख पाऊंगी क्योंकि मैंने तुम्हें जगह जगह ढूंढा बट तुम कहीं नहीं मिले। अब यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एक्शन सीन का वेट कर रहे होंगे कि कब लेडी सोल अपनी तलवार उठाएगी, बट थोड़ा वेट करो तुम्हारी भी सुनी जाएगी। मुहे खैर हम टैंगरेंग को देखते हैं जो कि लेडी सोल को कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, अभी तुम्हें देख के मैं हैरान होगी थी कि तुम पागल हो गई और सबको खत्म करके हमें भी मार दोगी। बट वहीं पे हम हान क्वीन को देखते हैं जो कि मनी मन गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है कि शायद हमें जलाने की कोशिश कर रही है। टैंगरेंग इससे ज्यादा कुछ कह पाती उतने में ही वहाँ का माहौल ठंडा पड़ने लगता है। लेडी सोल की आवाज बदल जाती है और उसके आसपास से बिजलियां निकलने लगती है। वो टैंगरेंग को चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुमसे कहा था कि इसके बाद अगर योहाइल पे फिर से कोई मुसीबत आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, और तुम सब फिर से अगर मेरे और योहाइल के बीच में आए तो तुम लोग भी नहीं बचने वाले। लेडी सोल को गुस्से में तो देखता है योहाइल, बट अभी वो आगे बढ़ता है और लेडी सोल को शांत करने की कोशिश करता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तुम भी जानती हो कि टैंगरेंग भी उसी चीज की प्रोटेक्शन कर रही थी जिसकी हम कर रहे थे, बट क्योंकि वो पकड़ी गई तो हमारा काम है उसे वापस ढूंढ के लाना। हालांकि इसे ढूंढते ढूंढते हम खुद तो फंस गए। योहाइल लेडी सोल को ये सब कहते कहते लेडी सोल का गुस्सा दिखता है कि थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है, बट तभी
पीछे से वॉस्युक अपनी बड़ी वाली कुल्हाड़ी सीधा फेंकता है लेडी सोल के ऊपर पीठ पीछे वार। वॉस्युक चिल्लाता है कि अब बस बहुत हुआ, बट वहीं पे लेडी सोल उस कुल्हाड़ी को बिना पीछे मुड़े ही रोक देती है। वॉस्युक लेडी सोल से कहता है कि तुम ही हो ना जिसे ये लोग लूनर स्वॉर्ड कहते हैं। मानना तो पड़ेगा कि तुम खूबसूरत तो बहुत हो, बट अब एक चीज को याद रखो, मैं जानता हूँ कि तुम ही थी जिसने की इस पहाड़ी को काटा था और हमारे इस गाँव को तहस नहस कर दिया था, बट अब एक चीज याद रखो कि इतने सारे लुटेरों के बीच में तुम अपनी इनर एनर्जी किस पे ही यूज कर लोगे। इन सब के बाद वॉस्युक लेडी सोल को कुछ कहता है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज स्टोरी को स्टोरी की तरह लेना, ठीक है, स्पेशली वो फैमिली मेंबर्स जो घर में बैठ के मेरी वीडियोस देखते हैं। कि वॉस्युक लेडी सोल को कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम हार भी जाती हो, तुम जख्मी भी हो जाती हो या फिर तुम्हारा आर्मर भी टूट जाता है तो दिक्कत तो है ही नहीं, क्योंकि वैसे भी अब तो मेरे कस्टमर्स को खुश करने के काम हो। पीछे से आंख में पट्टी बंधा हुआ एक लुटेरा सभी को कह रहा होता है कि तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम वॉस्युक के खिलाफ लड़ सकते हो। ऑल्दो पीछे बैकग्राउंड में फुल वॉइस चली हुई है, फुल तरवाले इधर उधर हो रही है, एक्स इधर जा रही है, एक्स उधर जा रही है, ठीक है, मतलब कि लेडी सोल और वॉस्युक पीछे लड़ रहे हैं, बट यहीं पट्टी लगा आदमी कह रहा होता है कि तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम वॉस्युक के खिलाफ लड़ सकते हो, जबकि तुम वॉस्युक के सामने असल में बस एक बच्चे के बराबर हो। देखो मैं भी उसकी बातें सुन के यही कह रहा था कि अब वेडिंग हाँकना बंद कर, बट फिर वहीं पे लेडी सोल की हालत देखते ही हमें भी रियलाइज होता है कि नहीं, थोड़ा बैकलैश हो रहा है, क्योंकि लेडी सोल जब युहाल को जगह जगह ढूंढ रही थी, जगह जगह लुटेरों के शेल्टर्स में जा रही थी, तो वहाँ पे लड़ते लड़ते इसकी इनर एनर्जी यूज हो रही थी, इस वजह से अभी काफी ज्यादा थक चुकी है, तो ये वॉस्युक के सामने ज्यादा टिक नहीं पा रही है। उन दोनों की लड़ाई युहाल देख रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है कि मैं ऐसे ही लेडी सोल को हारते हुए नहीं देख सकता। वो अपनी तलवार निकालने वाला होता है कि एकदम से फिर से आगे लड़ाई को देखता है और मनी मन सोचता है कि नहीं, अगर इन दोनों के बीच में घुसा तो कब गाड़ दिया जाऊंगा पता भी नहीं लगेगा। एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ कि हायुल पीछे इसलिए हट रहा है क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उसे डर लग रहा है, बल्कि इसलिए अगर वो लड़ाई में घुसता है तो क्योंकि उसके पास कोई एक्स्ट्रा इनर एनर्जी भी नहीं है और लेडी सोल को उसे भी बचाना पड़ेगा, खुद को भी बचाना पड़ेगा, लड़ाई ज्यादा लुटेरों के पक्ष में चल जाएगी, तो इसके चलते वो पीछे हट रहा है, समझे। वैसे मैंने पढ़ी थी तो तुम्हारे को समरी करके बता रहा हूँ, ठीक है। वही हम वॉस्युक को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्राइक के लिए अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाता है और लेडी सोल से कहता है कि सोल तुम्हें मैं भी जल्दी यूज करने वाला हूँ। अब देखो जाहिर सी बात है, लेडी सोल ये सब बेइज्जती और ये सब गंदी गंदी चीजें सुनते हुए लेडी सोल भी तो शांत नहीं बैठेगी। लेडी सोल वॉस्युक से कुछ कहती है, मैं उसे ना थोड़ा सा कोड लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है, समझदार को इशारा काफी, बच्चे को गुब्बारा काफी। तो लेडी सोल वॉस्युक को कहते हैं कि तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है ना वो इतनी ताकतवर नहीं है कि मेरी तलवार को तोड़ सके, ठीक है। अब तुम समझिए नहीं समझे तो कंटिन्यू कर दो। लेडी सोल बिना कोई रिएक्शन दिए कहती है कि अब तो मेरे पास तलवार तक उठाने की शक्ति नहीं बची। फिर युहाल को देखती है और मनी वन सोचती है कि मुझे एनर्जी रेगुलेशन का यूज करना होगा। वॉस्युक को लगता है कि लेडी सोल उसका मजाक उड़ा रही है, फिर वो गुस्से में और शक्तिशाली हो जाता है और अब उसके बाइसेप से उसकी नसें दिखने लगती है। सभी उसकी ऐसी बॉडी देख के हैरान हो जाते हैं कि इसको क्या हुआ। फिर वॉस्युक सबको बताता है कि हालांकि मैं 8 कमांडर्स में से एक ही हूँ, बट किंग ने स्पेशली मुझे कहा था कि सब कुछ मास्टर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें जो आता है बस उससे बेटर करना। टैंगरिंग साइड में चिल्लाती है कि ये तो बहुत खतरनाक चीज है। वही हम वॉस्युक को देखते हैं तो कि अपनी पूरी जिंदगी का फोकस, जितना भी उसने कमाया, जितना भी उसने मेडिटेट किया, जितनी भी उसने एनर्जी आज तक यूज की, उन सबको इकट्ठा करता है और बस एक छोटे से स्ट्राइक में यूज करता है, जिससे उसकी एक्स का कलर जो उसने स्ट्राइक मारा था गोल्डन हो जाता है। सोल अब तुम मरने वाली हो। वही हम लेडी सोल को देखते हैं जो कि बिना कोई एक्सप्रेशन दिए बस योहाल को कहती है कि एनर्जी रेगुलेशन कर लेते हैं, बट वहीं पे योहाल का रिएक्शन कुछ अजीब होता है। फिर लेडी सोल को कहता है तुम बस लड़ाई में आगे ध्यान दो। वॉस्युक कह रहा होता है स्ट्राइक करते करते कि ये जो अटैक है इससे हजारों किलो का जानवर तक 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, अब सिर्फ तुम्हारी बारी है और अब मरो। वहीं पे लेडी सोल वॉस्युक से कहती है कि मारना ऑप्शन में नहीं था मेरे। फिर एक अचानक से एक ब्लू कलर की स्ट्राइक सीधा जाती है वॉस्युक की छाती पे और वॉस्युक शॉक होकर सोचता है कि ये क्या था। इस पूरे दृश्य को देखते हुए वहां पे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सोल ही थी जिसने ऐसा किया है और उसने अपनी स्वॉर्ड सन एंड मून टेक्निक का यूज किया था। और वहीं ये अटैक वॉस्युक के अटैक से भी ज्यादा ताकतवर था कि टैंगरेंग और योहाइल भी कहने लगते हैं कि पूरी ये बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हम देखते हैं कि योहाइल हान क्वीन का हाथ पकड़ते ही सब कुछ चिल्लाता है कि निकलो यहाँ से। बड़ी वहीं पे अचानक से टैंगरेंग सोल के पैर पड़ के माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से योहाइल खतरे में पहुंचा। वहीं सोल टैंगरेंग पे चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मर जाओ जाके, वैसे भी तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, इससे पहले मैं तुम्हें मार दूं। अब सीन चेंज होता है और हम हान क्वीन और योहाइल को देखते हैं। योहाइल हान क्वीन को वही बॉक्स पकड़ाता है जिसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिससे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना था। हान क्वीन वो बॉक्स देख के कहती है योहाइल से कि तुम्हें बॉक्स मिला कब और कैसे। योहाइल इस बारे में सिर्फ एक ही चीज कहता है कि सोल के बिना पॉसिबल नहीं था। हान क्वीन शॉक होकर कहती है कि सच कह रहे हो, बट वहीं पे योहाइल कहता है कि हाँ उसके बिना पॉसिबल नहीं था। हान क्वीन कहती है कि तो वो है कहाँ भी। योहाइल बताता है कि सोल और टैंगरेंग एक साथ सभी लोगों को फर्स्ट एड दे रहे जो भी इस घटना में जख्मी हो गए
थे। हान क्विन पूछती है तो फिर वॉस्युक का क्या हुआ और उसके लुटेरों का क्या हुआ। योहाल बताता है कि पता नहीं क्या हुआ था, बट सोल ने उनकी एनर्जी के साथ कुछ तो किया था, फिर उन लोगों को अलग अलग कर दिया था। ये हान क्विन को देखते हैं जो कि अपने हाथ फोल्ड करती है और शुक्रिया अदा बनाती है मनी मन जिन भी लोगों ने उसकी ये सभी डैमेजेस को रिपेयर करने में हेल्प की थी। हान क्विन कहने लगता है कि जिसके लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो चीज क्योंकि अभी सेफ है, तो तुम में से किसी को भी गालियां मारने की जरूरत नहीं है। हान क्विन योहाल को कहती है कि तुम खुद में एक कोएटिक डीमन स्वॉर्ड मास्टर हो और तुम्हारा पार्टनर दी लूना स्वॉर्ड है। हालांकि मुझे मार्शल आर्ट्स की ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट जहां तक मुझे लगता है कि तुम वॉस्यू को आसानी से हरा सकते थे। योहाल सर खुजाते हुए कहता है कि हाँ शायद। योहाल हान क्विन को कहने लगता है कि कभी कभी हो सकता है कि जो लड़ाई है वो अच्छी ना जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। हान क्विन सर हिलाते हुए कहती है और पूछती है कि तुमने मुझे उन लुटेरों को ही क्यों नहीं सौंप दिया, क्योंकि वो चाहते तो मुझे थे और वैसे भी मुझे अगर सौंप देते तो इतनी लड़ाई नहीं होती और ना ही तुम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसते। वहीं यो हाल गर्दन को जाते हुए हान क्विन से कह रहा होता है कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा मतलब क्या है। यो हाल कहने लगता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आखिर फिक्स तो यही हुआ था ना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे सामान का दोनों का प्रोटेक्शन करूंगा, बट यहीं पे फिर हान क्विन ये जिम्मेदारी वाला शब्द सुनते ही शर्माने लगती है। हान क्विन यो हाल को कहती है कि लगता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। खैर मुझे जल्दी निकलना होगा क्योंकि एक मर्चेंट होने के नाते आज मेरे पास बहुत ज्यादा काम आया है। अब सीन चेंज होता है और हम एक और नए बंदे की एंट्री देखते हैं। इस बंदे का नाम है ह्यून सुंग, जो कि प्रांत के उप अधिकारी के तौर पे भी जाना जाता है। समझे नहीं समझे फिर से सुनो। तो इस बंदे को ना उन लुटेरों को सौंपा गया था ताकि वो एज अ जेलर इन सभी का ख्याल रख सके। वो जेलर मन ही मन सोच के घबरा रहा होता है कि इनकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना जाने इनकी बहुत तगड़े वाली लड़ाई हुई थी वहाँ पे। पर चलो अच्छा ये कम से कम पकड़े तो गए और तुम्हारी इस पूरे संघ तुम्हारी इस गिल्ड को इनाम पहुंच जाएगा। ये इन सभी हान क्वीन और इन सब की गिल्ड को बोल रहा है, ठीक है। बट वो साथ ही मन ही मन ये भी सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि ये लोग बोरे में भर के, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोयोटिक स्वॉर्ड डीमन की बात कर रहा होता है कि मैंने सुना है कि ये लोग बोरे में आदमी मार के फेंक देते हैं और एज अ ट्रॉफी दिखाते हैं। सीन चेंज होता है और हम फिर से हान क्वीन और हायोल को देखते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम हायोल और हान क्वीन को उसी जगह पे देखते हैं। हान क्वीन जब ये पूरी मीटिंग हो जाती है तो हान क्वीन हायोल को फिर से थैंक यू बोलती है कि तुम मेरे साथ यहाँ तक आए। बट थैंक यू बोलने के साथ वो नोटिस करती है कि हायोल के मुंह में जरा सा टेंशन या फिर तनाव दिख रहा है। वो पूछती है हायोल से कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने तनाव में क्यों हो। हायोल अजीब तरीके से जवाब देता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ अंदर नहीं बल्कि बाहर ही रुकना चाहिए था। हायोल कहता है कि मुझे सरकारी दफ्तरों में ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं होता। तो वो दोनों बात कर ही रहे होते कि अचानक से यहाँ पे ज़रा सीन चेंज हो जाता है। अचानक से हायोल को पीछे से कोई आवाज़ मारता है, कोई अनजान आवाज़ होती है। मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ। वे जब पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं एक बूढ़े गंभीर चेहरे वाले एक बूढ़े आदमी को। वो आदमी फिर से हायोल पे चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ, आपको बेचैनी महसूस होनी चाहिए। इस श्रापित हस्तक्षेप न करने वाले कानून के कारण मैं फिलहाल आप जैसे लोगों को सह रहा हूँ। तरह से देखो सिंपल वे में अगर एक्सप्लेनर के तौर पे समझाऊँ ना, यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी ये कह रहा है कि मैं इसलिए चुप बैठा हूँ क्योंकि कानून के हिसाब से मैं फिलहाल तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कोयोटिक स्वॉर्ड डीमन मास्टर को एज अ बुरा आदमी समझता है, जो कि देखा ना कि वो प्रांत उपाधिकारी भी डीमन स्वॉर्ड मास्टर को वो समझता है कि बोरे में भर के लोगों को मार के ले जाता है। समझे। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि बूढ़ा आदमी भी उसे गलत आदमी समझता है, बट कानून के तौर पर वो फिलहाल उसे कुछ नहीं कह रहा है। वो आदमी कहता है कि मेरी बात याद रखना, हम तुम्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे, ठीक उन्हीं डाकुओं की तरह जिन्हें हमारे मुख्य मैजिस्ट्रेट ने पकड़ा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना हो तो मैं तुम्हें नाम बार बार बताता रहूंगा कि कौन क्या है, ठीक है। तो बूढ़ा आदमी जो है उसका नाम असल में जी हुंग है और जो जेलर जिसकी मैं बात कर रहा था जिसको डाकू सौंपे गए उसका नाम ह्यून सुंग है। तो जो ह्यून सुंग है ना वो बेसिकली एक जूनियर है इस बूढ़े व्यक्ति का। ये बूढ़ा व्यक्ति मुख्य मैजिस्ट्रेट्स में से सबसे टॉप पे आता है। जब वहाँ पे ह्यून सुंग भी वापस आ जाता है तो हैरान हो जाता है जी हुंग को देखकर। वो बीच में बोलने की कोशिश करता है, मामले को शांत करने की कोशिश करता है, बट जी हुंग रुकता नहीं। फिर वो बोलता है कि हम हाल फिलहाल कह रहा होता है, मतलब हमारा मुख्य मैजिस्ट्रेट कह रहा होता है कि हाल फिलहाल में हमारे मैजिस्ट्रेट साहब ने काफी सारे नामचीन गुंडों को पकड़ा है और जल्दी हम तुम्हें भी पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे जो ह्यून सुंग है वो कहने लगता है जी हुंग यानी कि बूढ़े आदमी को कि नहीं मैंने नहीं पकड़ा है बल्कि इन्हीं लोगों ने पकड़ा है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मजाक कर रहे हो। वो ह्यून सुंग से कहता है कि इस डीमन को पता भी है नियम कानून क्या होते हैं, या फिर से पता भी है कि नियम जैसी चीज भी होती है। अब हम आगे देखते हैं कि हान क्वीन आगे बढ़ती है और हायोल का हाथ पकड़ लेती है और बहुत ही नर्मता से कहती है मैजिस्ट्रेटर से कि आप ऐसे मत बोलिए, इस व्यक्ति की मेरे ऊपर बहुत दया है, तो अगर आप इससे उकसाएंगे तो इसका हर्जाना वैसे भी मुझे ही चुकाना होगा। बाद में हम सभी को देखते हैं जो कि एक दावत में बैठे होते हैं जहाँ पे तरह तरह के पकवान होते हैं। लेडी सोल बहुत ही प्यार से हायोल को खाना खिला रही होती है और वहीं पे टैंग रेंग खाने के अलावा कहीं और देख ही नहीं रही होती है। अब हम हान क्वीन को देखते हैं जो कि अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली है और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हान क्वीन जो कुछ भी बोलेगी मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूंगा सरल शब्दों में, ठीक है। हान क्वीन बताती है कि पहले के जमाने में नियमों में अहस्तक्षेप जो कि पहले सिर्फ एक महज परंपरा थी, अब शाही
फरमान के तहत कानून में संहिताबद्ध कर दिया गया है और मजिस्ट्रेट भी यही मानते हैं कि अपराधियों को बिना किसी रोक टोक के जाने देना उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। अच्छा, यहाँ तक समझा देता हूँ। बात यह है कि पुराने जमाने में कोई लिखा हुआ नहीं होता था नियम, बस मानते थे कि ऐसी चीजें सही होती है, ऐसी चीजें गलत होती है, बट अब लिख दी गई है तो उन्हें पालन करना ही होगा, जैसे वर्तमान में करते हैं हम लोग एज अ लॉ। ठीक है, समझ गए। और आगे बताती है कि लेकिन हाल फिलहाल में जो वर्ल्ड वॉर्स हुए थे वो इतने इफेक्टिव थे कि जो टैक्सेस होते हैं और जो हमारी आर्मी पावर होती है अब सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से प्रभावित की जाती है। हान क्वीन आगे कहती है कि ऐसा लगता है जैसे कि हम एक अराजक युग में जी रहे हैं। हान क्वीन ये बताती है कि हमारा स्टेट जहाँ पे एक किंग के नीचे दो दो स्टेट्स अंडर आते हैं, तो तुम खुद देखो ना कि हमने इसके चलते कितने खून बहाए ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। अभी हमने सही किया है ना। हान क्वीन योहाल को कहती है कि कल जब हम ये जो सामान जिसकी प्रोटेक्शन कर रही थी ना हान क्वीन और इसने जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का जो सीन हुआ था, वो जिस चीज की प्रोटेक्शन कर रहे थे ना, कल वो उसे सौंपने जा रहे हैं जिसने ये मंगवाया था। और वो हॉल से कहते हैं कि प्लीज उस आदमी की नजरों में मत आना, क्योंकि ये जो वस्तु है ना उसका प्राप्तकर्ता असल में एक ड्रैगन है। असल ड्रैगन नहीं, मतलब कि ड्रैगन एक तरह से एक सिंबल है एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट लेवल का जो कि इतना पीक पे है। और ये तब होता है ना, ध्यान से सुनना, ये पीक के मार्शल आर्टिस्ट लेवल तब आता है जब इनर एनर्जी जो प्रॉपर बॉडी होती है उसकी सीमाओं को परे कर देती है। मतलब कि इनर एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि भौतिक शरीर की सीमाओं से परे प्रकट होती है। और इस वर्ड को याद रखना, इस पूरी एनर्जी के प्रोसेस को कुंजी कहा जाता है। कुंजी एक लेवल है जिसे इस रूप में व्यक्त किया जाता है, कुंजी। और फिर से बता रहा हूँ, वर्तमान में इसे मार्शल आर्ट्स का टॉप माना जाता है, टॉप ऑफ द पीक। और वैसे भी जैसे कि तुम सभी जानते हो कि आजकल के इस तकनीकी दौर में ऐसे व्यक्ति एक सच्चे उस्ताद के रूप में माने जाते हैं मार्शल आर्ट्स की दुनिया में। और मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि इसका ना एक एज क्राइटेरिया भी है। मैं खुद हैरान हो गया देख के। बेसिकली इसमें लिखा ही होता है ना कि जो भी बच्चे जो कि प्रतिभागी मार्शल आर्ट्स के 20 साल से कम उम्र में ऐसे लेवल को टच कर पाते हैं, उन्हें या फिर अजगर के तौर पे दिखाया जाता है। मतलब उनका सिंबल या तो अजगर होता है या फिर फिनिक्स होता है। और ये लोग धर्मी नाम की संप्रदाय के उभरते सितारे कहे जाते हैं। हयुल कहता है उत्साहपूर्वक कि वाह वो तो बहुत ही कमाल के होंगे। अचानक से टैंग रैंग जोर से हंसने लगती है और उत्साहपूर्वक सहमति जताते कि हाँ वो बेशक होंगे। टैंग रैंग कहने लगते कि तुम लोग सबसे छोटे फिनिक्स के बारे में जानते हो, जो कि पॉइजन फिनिक्स है, जो कि टैंग रैंग खुद है। हयुल और सोल एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। हयुल कहता है कि अगर हम इससे पॉइजन फिनिक्स के तौर पे देखा जाए तो उतना प्रभावशाली नहीं लगता है और ना ही उतना ताकतवर महसूस होता है। वही हान क्वीन भी इसी बात पे अपनी सहमति जताते हुए मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाती है। ये सुन के टैंग रैंग भी गुस्से में चिल्लाने लगती है कि क्या कहा तुम बदमाशों ने। वही हान क्वीन उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बोलना शुरू करती है। हान क्वीन उसी मार्शल आर्टिस्ट के बारे में आगे बताती है। इस बार हम जिससे मिलने वाले हैं उसे माउंट हुआ का भविष्य माना जाता है, जिसे मार्शल ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती और ना ही हमें इस बारे में इतनी दिलचस्पी लेने की कोई जरूरत है। फिर हान क्वीन टैंग रैंग की ओर मुड़ती है और पूछती कि टैंग रैंग तुम इस मार्शल ड्रैगन के बारे में और कुछ ज्यादा जानती हो। टैंग रैंग चिल्ला रही होती है और बीबी गुस्से में होती है कि तुम लोगों ने किससे मामूली कहा, और रही बात मार्शल ड्रैगन की तो वो आदमी सामान्य नहीं है। साइड में सोल कहती है कि असामान्य में ही असामान्य सामान्य होता है। इसे तुम उसी लाइन की तरह लो कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, मतलब कि सोल कहना चाहते हैं कि कहने को सभी असामान्य और कहने को सभी सामान्य है। सोल की सब बातें सुनते हुए साइड में ह्योल भी उस सभी बातों पर सहमति जताते हुए अपना सर हिलाता है। अब हान की इन दोनों को रोकती है, यानी कि टैंग रैंग और सोल को, और पूछती है कि आखिर तुम लोग बात क्या कर रहे हो। फिर वो कहती है कि खैर सूरज डूब चुका है तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो फिर वो जाती है रिसेप्शनिस्ट के पास और उसे आदेश देती है कि हम चारों के लिए एक निजी कमरा तैयार करें। अचानक से सोल गुस्से में आके एक जोरदार मुक्का मारती है सीधा काउंटर पे, जिससे वो पूरा काउंटर दो भागों में बट जाता है। सोल ठंडी आवाज में रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि जाओ और एक नहीं बल्कि दो निजी कमरे तैयार करो, और अगर मना की या फिर नहीं किया तो फिर अगला मुक्का तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। अब सीन चेंज होता है और हम एक रूम में होते हैं टैंग रैंग और हान क्वीन, और दूसरे में होते हैं हायोलो और सोल। पहले हम हान क्वीन के रूम में देखते हैं कि टैंग रैंग नहा के बाहर बाथरूम से निकल रही होती है और अपने बालों को सहलाते हुए कह रही होती है कि इतने टाइम बाद इतने अच्छे से नहाने में बहुत अच्छा लगता है। चलते चलते अपने बालों को सहलाते हुए जब उसका ध्यान थोड़ा आगे जाता है तो वो उलझन में वहीं रुक जाती है। टैंग रैंग आगे देखती ये है कि हान क्वीन ने कान से एक कप लगाया हुआ और बगल वाले कमरे में हो रही गतिविधियों को सुन के पता करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर बगल वाले कमरे में हो क्या रहा है। टैंग रैंग इशारे के थ्रू पूछने की कोशिश कर रही होती है हान क्वीन से कि आखिर तुम कर क्या रही हो यहाँ पे। फिर वो पूछती है चिल्लाते हुए कि कहीं तुम कोई बागी बदमाश तो नहीं हो। हान क्वीन कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। टैंग रैंग भी अब सोने चली जाती है और हान क्वीन से कहती है कि अब तुम भी इधर उधर की बातें छोड़ो और इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और बस सो जाओ। तो अब चलो हायोल के कमरे में चलते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सियोल नहा के बाहर आ रही होती बाथरूम से और वो हायोल से कहते हैं कि मैंने नहा लिया है। हायोल मुड़ते हुए शर्माते हुए कहता है कि नहाना बहुत ही ताजगी देता है ना। वही हम सोल को देखते हैं जो कि हायोल को बहुत ही मोहक यानी कि सिडक्टिव निगाहों से देख रही होती है। सोल कहती है हायोल से कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें उसे सिखाने में मदद करूंगी, मैं तुम्हें एनर्जी रेगुलेशन में ब्रीथ करना सिखाऊंगी, मैंने कहा था। अब यहाँ पे ना माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें इनअप्रोप्रिएट रखती है तो प्लीज़ स्टोरी को स्टोरी की तरह लेना, ठीक है।
सो यहाँ पे मतलब कि मैं इतना ही बताऊंगा, इसके आगे तुम खुद समझ आना। सोल कहती है हायुल को कि अब तुम्हारे कपड़े उतारने का टाइम आ गया है, ठीक है। हायुल ये सुनते ही घबरा जाता है और पीछे हटने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। हायुल ये बात टालने के लिए अजीब अजीब प्रश्न पूछता है, जैसे कि वो सोल से पूछता है कि तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ, तुमने ये अलग क्यों पहने हैं। और एट लास्ट में अगर तुम्हें जानना हो ना कि कोई होते ऑडियंस, अगर उन्हें जानना है ना कि वो कितने क्लोज आ चुके हैं, तो मैं ऐसा समझो कि उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया हुआ है, बस हाथ फोड़ने की है। फिर सोल हायुल को घेर लेती है और फिर सोल कहती है कि मेरे पुराने कपड़े धुल रहे हैं, इसलिए फिलहाल के लिए मैंने ये बाथरोब उधार लिया है। फिर सोल एक और मोहक अंदाज में हायुल को कहती है, और अब हम जब एनर्जी रेगुलेशन करेंगे तो इससे अनवेयर करने में आसानी रहेगी। हायुल भागने की कोशिश करता है बट वो दीवार से टकरा जाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि अब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं सोलवा हायुल को फिर से गले लगा लेती है और उसे कस के पकड़ लेती है। वहीं पे हायुल अभी भी पीछे भागने का ट्राई कर रहा होता है, बट वहीं पे सोलवा अब उसे और टाइट पकड़ लेती है और अब उसे एक शरारती मुस्कान देती है। अब सोलवा यहाँ पे हायुल को ये कहती है कि मेरे लिए फैसला करो, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अब इसके आगे वो कुछ कहती है, और वैसे मैं चाहता तो था कि तुम्हें बताऊं कि सब कुछ, मतलब कि A to Z हर चीज़ बताऊं, बट ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें जानना हो ना तो बस इस सेकंड का टाइम स्पेंड बता के मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं तुम्हें कमेंट्स में डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है, अगर गाइडलाइंस इतना अफेक्ट ना करे। खैर फिर अब हम हायुल को देखते हैं जो कि अब खुद शर्मा चुका है, और वो भी अब सोलवा को कस के गले लगा देता है। वो सोलवा को कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब यहाँ पे सोलवा फिर से कुछ कहती है और मैं फिर से नहीं बता पाऊंगा, तो फिर चलो थोड़ा आगे बताता हूँ। सोलवा उसका हाथ थामती है और फिर सुस्ताते हुए कहती है कि तुम्हें अगर मुझे यूज़ करना हो ना, मतलब मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझे यूज़ करना हो तो तुम मुझे कभी भी कर सकते हो, अपने लिए, अपने यूज़ के लिए। किस यूज़ के लिए समझ जाओ। सोलवा हायुल को कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे सोलवा फिर से कुछ कहती है और मैं फिर से नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। चलो इसका सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा, बट फिलहाल यही लो कि सोलवा कहती है हायुल को कि अब इतना इंतज़ार मत करो। वहीं पे हम बगल वाले कमरे में हान क्वीन को देखते हैं जो कि सभी व्यवहार इन सभी घटनाओं के लिए चिढ़ रही होती है। वो ऐसी मन में कुछ बड़बड़ाने लगती है और आवाज़ों को अनसुना करने की कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं कि अचानक से एक उल्लू हान क्वीन के कमरे में खिड़की के थ्रू एंटर करता है। वो उल्लू उस बक्स से कम सूटकेस को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उसे पकड़ के उड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हान क्वीन ये देख के पगला जाती है और फटाफट टैंग रैंक पे चिल्लाने लगती है कि उठो और उसे पकड़ो। हान क्वीन सीधा दौड़ती है हायुल के कमरे में, वो भी बिना नॉक किए। हान क्वीन चिल्लाने लगती है, बताने लगती है कि बाहर देखो खिड़की के तबाही मचने वाली है। विलियम सोलवा को देखते हैं जो कि अब बहुत नाराज हो चुकी है और उसकी वो काली ऊर्जा पूरे कमरे में फैल जाती है। सोलवा ठंडे स्वर में कहती है कि असली आपदा तो यहाँ मंडरा रही है। वहीं हम उस उल्लू को देखते हैं जो कि सूटकेस लेके भागने की प्रयास कर रहा होता है, बट वो निकल नहीं पा रहा होता है। बट वो जैसे ही निकलने वाला होता है खिड़की से, तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से राख में तब्दील हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोलवा ने किया अपनी तलवार की चमकती हुई बिजली से उल्लू के मुंह में जो सूटकेस था वो भी नीचे गिर जाता है। हायुल जल्दी से उस सूटकेस को पकड़ने के लिए छलांग तो लगाता है, बट वहीं पर टकरा के खिड़की से ही नीचे गिर जाता है। बट वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं मैं जिंदा हूँ। और फिर जैसे ही वो होश में आता है तो अपने आप को गार्ड्स के बीच घिरा हुआ पाता है, और उन सभी ने गार्ड्स ने अपने हथियार हायुल पे ताने हुए होते हैं। और उन गार्ड्स में से एक गार्ड्स चिल्लाता है हायुल पे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मैजिस्ट्रेट जी ह्यून को नुकसान पहुंचाने की। हायुल इधर उधर सर घुमाता और एकदम से जम जाता है। जी ह्यूल जमीन पर चोटिल व बुरी तरह घायल पड़े हुए हैं और दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। वहीं पे हायुल ये सब देखते ही रियलाइज करते ही खुद को गालियां मारने लगता है कि मैंने क्या कर दिया, अब मैं सच में मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक सार्वजनिक खतरा बन रहा हूँ और सरकार के लिए एक अपराधी सा हो गया हूँ। तभी सीन चेंज होता है और हम अचानक से एक गंजे कैदी को देखते हैं जो कि अचानक हो रहे कोलाहल मतलब कि अचानक हो रहे धमाके, अचानक हो रहे शोर को देखकर सुनकर सोच रहा होता है कि मुझे ऐसी दुनिया में रहना नहीं है जहाँ पे इतने सारे अनैतिक कार्य होते हो। मतलब हाँ, वो कैदी ही सोच रहे हैं। अब यहाँ पे मजेदार चीज ये है कि वो जो कोलाहल है ना, जिसको गंजा कैदी देख के अपने समाज को गालियां दे रहा है, वो कोलाहल और किसी का नहीं बल्कि जी हुंग की आर्मी और हायुल का होता है। हम हायुल को देखते हैं जो कि अपनी बेगुनाही के सबूत देने की कोशिश कर रहा होता है जी हुंग की आर्मी को, बट उसकी आर्मी कुछ भी नहीं सुनती बल्कि गुस्से में होती है और उसे ले चलती है सीधा प्रिजन कोर्ट के पास। वहीं हम उस गंजे आदमी को देखते हैं जो कि मनी मन सोच लेता है कि उसका जल्दी कोई सेल्फ प्रिजनर मेट जल्दी ही आने वाला है, यानी कि उसे ऑलरेडी अंदेशा है कि मतलब धमाका हुआ है या फिर इतनी जोर की आवाज आए तो कोई ना कोई सेलमेट जरूर आने वाला है। वहीं फिर से हायुल को देखते हैं जो कि उसे पकड़ने आए अधिकारियों को सच्चाई समझाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बावजूद भी हायुल की एक भी नहीं सुनी जाती बल्कि उसे बांध कर काल कोठरी में डाल दिया जाता है। उस काल कोठरी के प्रवेश द्वार पे खड़ा पहरेदार हायुल की सभी विनतियां सुन रहा होता है और अब पक चुका है और तब तक चुप रहता है जब तक कि उसका धैर्य ना टूट जाए, जो कि जल्दी टूट जाता है, टेंशन ना लो। खैर पहरेदार हायुल को चुप कराने के लिए उससे कहता है कि बहाने बनाना बंद करो और इस बात को ध्यान रखो कि एल्डर जी हुन अभी भी तुम्हारी वजह से बेहोश है। वहीं हायुल इसके लिए फिर से माफी मांगता है और अपनी बात को समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि फिर से गार्ड उसे धक्का देकर काल कोठरी में डाल देता है। गार्ड जाते जाते हायुल को चेतावनी भी देके जाता है कि इस सेल के मेट से दूर रहना, उसका नाम
नाम गार्ड बाल्डी बताता है और कहता है कि अगर तुम इसके साथ रहोगे तो इसके बाद जो चीजें होगी तुम्हारे साथ उसके अंजाम के लिए भी तैयार रहना। गार्ड तो चला जाता है बट वहीं पे हायोल हैरानी से इधर उधर नजर घुमाता है और उसे एक आवाज आती है जो किसी और की नहीं बल्कि बाल्डी की ही होती है और ये और कोई नहीं बल्कि वही गंजा आदमी है। बाल्डी हायोल से पूछता है कि क्या आप ठीक है। बाल्डी बिना कोई जवाब का इंतजार किए सीधा हायोल से उसकी कहानी के बारे में पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। हायोल हिचकिचाता है और समझ नहीं पाता कि ऐसे अनजान विचित्र व्यक्ति से कैसे बात करे। लेकिन तभी जब हायोल का ध्यान बाल्डी के सर पे जाता है जो कि सूर्य की तरह चमक रहा होता है तो हायोल हैरान स्तब्ध रह जाता है। हायोल के ऐसे हैरान स्तब्ध चेहरे को देखकर बाल्डी समझ जाता है कि शायद उसे पहले अपना परिचय देना चाहिए। फिर अपना परिचय देता है कि उसका नाम ग्वेंग डू है और मेरे गुरु का परिचय है माउंट ह्यूआ। ग्वेंग डू हायोल का चेहरा पहचान जाता है और वो पूछता है कि आप शायद कोयोटी डेमोस स्वॉर्ड मास्टर है ना। हायोल जवाब देने वाला होता है कि अचानक से सीन चेंज हो जाता है। हम गुस्से से भरी हुई सोल्वा को देखते हैं जो कि अपने मंगेतर को किसी भी हालत में बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है। हायोल की कैद से क्रोधित सोल्वा अब अपने बदले की आग में पूरे राष्ट्र के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो चुकी है। क्योंग बीच में आती है और सोल्वा को शांत करने की कोशिश करती है। क्योंग सोल्वा को समझाने की कोशिश करती है कि सरकारी जगहों पे बिना अनुमति के जाना हद से ज्यादा है और पूरे राष्ट्र को दुश्मन बना लेना हायोल के फायदे में नहीं बल्कि नुकसानदायक रहेगा। क्योंग कहने लगते हैं कि हायोल खुद भी नहीं चाहेगा कि तुम ऐसा करो और तुम खुद सोचो कि उसने इतनी आसानी से आत्मसमर्पण क्यों किया, कुछ सोच के ही तो किया होगा। हालांकि ना चाहते हुए भी सोल्वा शांत हो जाती है और क्योंग की बात मान लेती है बट साथ में चेतावनी भी देती है कि अगर हायोल को वहां पर एक खरोच भी आती है तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। क्योंग सोल्वा को वादा करती है कि वो जल्दी उसे ये सभी गलतफहमियां दूर कराने में मदद करेगी और उसे साथ में रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज फिलहाल के लिए तुम बस टैंगरेंग के साथ छुप कर रहो। और रही बात टैंगरेंग की तो क्योंग को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि वो शरारती बच्ची कमरे में नहीं है। क्योंग को ये नहीं पता होता है कि टैंगरेंग पहले से ही अपना एक खतरनाक प्लान बना रही है जो कि है कि कैसे हायोल को सबकी नाक के नीचे से चुपकर बाहर निकाला जाए। वहीं अपने इस प्लान पे गर्व करते हुए वो जेल के बाहर तैनात सभी पहरेदारों को काबू में कर लेती है। वहीं हम ग्वेंगडू और हायोल को देखते हैं और इसी बीच ग्वेंगडू हायोल की सारी कहानी सुनता है और असल में सही मायने में उसे समझने वाला पहले कुछ व्यक्तियों में से एक बन जाता है ग्वेंगडू। हायोल ये सब देख के हैरान हो जाता है कि एक ऑर्थोडॉक्स सेट का होने के बावजूद भी वो मेरे खिलाफ होने वाली सभी अफवाह को नजरअंदाज भी कर रहा है और ना कि मुझ पे सिर्फ विश्वास कर रहा है बल्कि मेरी बातों पे भरोसा कर रहा है। ग्वेंग कहता है कि असल बात यह है कि मैं पहली बात तो अफवाह पे विश्वास नहीं रखता और मेरे हिसाब से कोई भी मार्शल आर्टिस्ट चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स, पारंपरिक हो या फिर गैर पारंपरिक, अगर मार्शल आर्टिस्ट हो तो मुझे वो सभी एक ही मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं। इन शॉर्ट ग्वेंगडू के हिसाब से सभी मार्शल आर्टिस्ट एक समान है। हायोल को समझ आता है कि जो ग्वेंग का जो उपनाम है वो प्रकाश का प्रतीक क्यों शामिल है। कुछ समय तक झिझकने के बाद हायोल फाइनली ग्वेंग से पूछ लेता है कि तुम यहाँ जेल में क्यों हो। शर्मिंदा होकर ग्वेंगडू कहता है कि उसने काउंटी मैजिस्ट्रेट यानी कि ह्यून सांग को एक घटना के बाद घूंसा मार दिया था। ग्वेंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पर उस घटना में एक घोड़ा था जो मुझे देखकर बेकाबू हो गया था। हायोल की नजर ग्वेंग के चमकदार सर पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि उस समय घोड़ा क्यों बेकाबू हुआ होगा। शर्मिंदा ग्वेंग आगे कहता है कि आज उसकी सजा खत्म होने वाली है जिसके पश्चात वो संप्रदाय के नेता के लिए एक वस्तु लेकर आएगा। हायोल को जैसे जैसे बातें समझ आ रही होती है उसे एहसास होता है कि ग्वेंगडू ह्यूनसांग से संपर्क करने का एक अच्छा सूत्र हो सकता है। हायोल अपनी बात कहने वाला होता है कि अचानक से बाहर एक धमाके की वजह से उनकी बातचीत बीच में रुक जाती है। कुछ टाइम बाद हम टैंगरेंग को देखते हैं जो कि उसी सेल के अंदर घुस जाती है और खुद को हायोल का एक गुप्त रक्षक घोषित करती है और 10,000 यन की मांग करती है क्योंकि उसने उसे बचाया है। हायोल उसे धीमी आवाज में बात करने को कहता है लेकिन टैंगरेंग उसे अनसुना कर देती है और शिखी झाड़ते हुए कहती है कि उसने पहले ही एक्यूपेंचर की मदद से सभी गार्ड्स को बेहोश कर दिया है। वही हम देखते हैं कि ग्वेंगडू टैंगरेंग को पहचान जाता है और उसे दूर से आवाज देता है और अचानक से तुरंत दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। कुछ तीखी बहस के बाद ग्वेंगडू उससे पूछता है कि वो हायोल को क्यों बचा रही है। टैंगरेंग हायोल के प्रति कृतज्ञ यानी कि अपनापन स्वीकार करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो इससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, ईगो। टैंगरेंग हायोल को तुरंत बेड़ियों से आजाद कर देती है और उसे काउंटी छोड़ने के लिए तुरंत कहती है इससे पहले कि जीहुंग बदला लेने आए। जब हायोल जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि अचानक से पीछे से टैंगरेंग कैजुअली उसे सन एंड मून स्वॉर्ड के बारे में पूछती है। सन एंड मून स्वॉर्ड का नाम सुनते ही ना जाने क्यों बट ग्वेंग गुस्से से भर जाता है और साथ ही एक काली ऊर्जा बिखेर रहा होता है। ग्वेंग पूछता है कि क्या सच में सन एंड मून स्वॉर्ड और उसके मास्टर यहाँ काउंटी में है। इससे पहले कि हायोल को जवाब दे पाता टैंगरेंग अचानक से कहती है कि हायोल उसका मंगेतर है। इसे सुनते ही ग्वेंग हायोल पे भड़क जाता है और उसे घूंसा मारने की कोशिश करता है। हायोल बार बार बचता है और वेंग से पूछता है कि वेंग क्या हुआ, हमला क्यों कर रहे हो। अपने गुस्से के लिए वेंग माफी मांगता है और कहता है कि हालांकि हायोल का कोयोटी डीमन मास्टर होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यहाँ जान के कि वो सन एंड मून स्वॉर्ड मास्टर से सगाई कर चुका है सारा अर्थ निरर्थ हो जाता है। वेंग की आंखों में एक
अलग सी घातक चमक होती है। और अब ग्वेंग घोषणा करता है कि अब उन्हें मौत तक लड़ना होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ग्वेंग का फ्लैशबैक देखते हैं कि ग्वेंग आखिर सोलवा पे इतना गुस्सा क्यों है। कई वर्ष पहले जब मुरिम प्रतियोगिता में अंतिम चरण में जब सोलवा का मुकाबला ग्वेंगडू से हुआ था, सोलवा ने ग्वेंगडू को इतनी बुरी तरह हराया था कि लड़ाई के बाद ग्वेंगडू की बोलने की क्षमता अस्थायी रूप से चली गई थी, मतलब टेम्पररी तौर पे चली ही गई थी। पर ग्वेंगडू इससे बिल्कुल नाराज नहीं था, बल्कि उसकी जान से भी ज्यादा कीमती उसके अनुसार उसके सर में बचे हुए कुछ बाल थे। सोलवा के हाथों मिली इस अपमानजनक हार के बाद भी ग्वेंगडू को अफसोस नहीं था, क्योंकि वह अपने कीमती बालों को बचाने में कामयाब रहा था, लेकिन शायद सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए। क्योंकि जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, सोलवा ने उसके बाल पकड़ लिया और रेफरी से पूछा कि क्या मैच खत्म हो गया। ग्वेंगडू सोलवा से अपने बालों को छुड़ाने में असमर्थ था। ग्वेंगडू ने उसे अपने बालों को न छूने का इशारा करने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन वो उस समय बेबस था। उसकी खामोशी उसकी विनतियां अनसुनी करती रही। सोलवा ने लापरवाही से ग्वेंगडू के सभी बालों को काट दिया। इससे निराशा से ग्वेंगडू अंदर ही अंदर चीखने लगा। उसी समय हम ग्वेंगडू को देखते हैं जो कि हताश निराश होकर बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उस समय अपने घर के लोगों के बारे में सोच रहा होता है और उसे इस बात का डर सताने लगता है कि उसकी इस बदनामी पे उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और मानो कि सोलवा के लिए इतना भी काफी नहीं था, क्योंकि सोलवा ने उसके बचे हुए बालों को नोच कर खींच कर उसे पूरी तरह गंजा कर दिया था। जब उसके बिना बालों वाले सर पर पड़ी तेज धूप ने उसके स्वाभिमान को कई अधिक आघात पहुंचाया था, लेकिन अंत में वो सिर्फ एक कमजोर हताश चीख ही निकाल सका। और उसी क्षण से ग्वेंगडू ने सोलवा को, जिसे अब सन एंड मून स्वॉर्ड मास्टर के नाम से जाना जाता है, बदला लेने की कसम खाई। और हम फ्लैशबैक से हट के वर्तमान में आते हैं, यहाँ पे हम सोलवा को देखते हैं जो कि सरकारी कार्यालय की ओर तेजी से बढ़ रही होती है। सोलवा की उनको कहती है कि तुम्हारा प्लान कितना अनक्लियर है। वहीं उसके बगल में चल रही क्यों उससे विनती करती है और कहती है कि भले ही ग्वेंगडू भी वहां पर है बट वो शांत है, लेकिन सोलवा उसकी बातों को अनसुना कर देती है, क्योंकि अब उसका मुख्य ध्यान हयोल पर होता है। इसी बीच ग्वेंगडू हयोल और टैंगरेंग को अपनी एक और दुख भरी दास्तां सुनाता है। इस दुख भरी दास्तां सुनाने के बाद ग्वेंगडू अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में आकर वो उस प्रिजन सेल को भी उड़ा देता है और हयोल और टैंगरेंग को अपनी दोनों को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। और अब ग्वेंगडू का बस एकमात्र उद्देश्य है कि सोलवा को भी उसी प्रकार का दर्द महसूस कराना जो उसने उस दिन महसूस किया था जब सोलवा ने उसके बाल नोचे थे। बट अब यहाँ पे ग्वेंगडू अपना टारगेट चेंज कर देता है। वो सोलवा को नहीं बल्कि अब उसके मंगेतर को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है। वही दूसरी ओर टैंगरेंग हयोल से पूछती है कि ग्वेंगडू ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है, और हयोल बताता है कि ये सब सोलवा की वजह से है। टैंगरेंग पूछती है हयोल से कि तो तुम सीधा जाके इस ग्वेंगडू से क्यों नहीं निपटते, जिस पर हयोल जवाब देता है कि मैं ये ऐसे कैसे कर सकता हूँ। बट वहीं टैंगरेंग कुछ और ही समझती है, जहाँ तक मुझे लगा कि वो फिर उसकी झिझक को गलत समझकर उसको भागने के लिए उकसाती है। इन शॉर्ट टैंगरेंग कहती है कि तुम रहने दो, तुम बस भागो, बाकी मैं ही इस बदमाश गंजे से निपटती हूँ। वहीं हैरान होकर हयोल पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है। वहीं टैंगरेंग उसकी इस बात को सुनते हुए उसको अनसुना कर देती है और हयोल को उसके कपड़ों और उसके हथियारों का ठिकाने के बारे में बताती है। वहीं अभी भी उलझन में हयोल अभी भी उसे धन्यवाद देता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। हयोल के जाने के बाद दोनों के बीच में एक बहुत ही पौराणिक मुकाबला शुरू होता है। ग्वेंगडू ड्रैगन सिंबल को प्रेजेंट करता है और टैंगरेंग फिनिक्स सिंबल को, जिसमें दोनों लड़ा के अपनी ताकत को साबित करने के लिए उत्सुक होते हैं। इसी बीच हयोल उसी जगह पे पहुंच जाता है जिसके बारे में टैंगरेंग बता रही थी और आखिर में उसे बहुत खोजबीन करने के बाद उसे उसका सामान मिल गया। अपने क्लोव और अपनी तलवार में लिपटे हुए व्यापारी नेता के वस्तु को पाता है और उसके बारे में पता लगाने के लिए चुपके से आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से एड्रे हिमसंग उसके सामने प्रकट होते हैं और हयोल की उपस्थिति का स्पष्टीकरण मांगते हैं कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। इससे पहले हिमसंग और भी कुछ पूछ पाते, अचानक से फिनिक्स और ड्रैगन के बीच में हो रही लड़ाई, यानी कि ग्वेंगडू और टैंगरेंग के बीच हो रही लड़ाई की वजह से एक धमाका होता है, जिससे हयोल जमीन पर गिर जाता है। वहीं हम उन दोनों की लड़ाई देखते हैं, जहाँ पे टैंगरेंग अपना पॉइजन डांस की कला को प्रदर्शन करती है। वहीं पे ग्वेंगडू भी कमजोर नहीं है, वो अपनी कुशलता के कारण तलवारबाजी की 24 मुद्राओं का प्रयोग करता है इस लड़ाई में। ग्वेंगडू टैंगरेंग को कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा वैसे भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी अब मेरा एकमात्र लक्ष्य सोलवा का मंगेतर हयोल है, जिसे कि ग्वेंगडू अब अपने सीधे सीधे सामने चुनौती देता है। हयोल कंफ्यूजन में ग्वेंगडू से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रख रहे हो। लेकिन ग्वेंगडू के बीच में कुछ बोलने से पहले टैंगरेंग बीच में बोल पड़ती है कि ग्वेंगडू जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपने मित्र के साथ ऐसे व्यवहार करना अपमानजनक होता है। माना है कि कोयोटी डीमन स्वॉर्ड मास्टर अहंकारी है, उपद्रवी है और लापरवाह है, पर फिर भी वह है तो एक सामान्य व्यक्ति ही। और वैसे भी क्या तुमने उसे जेल में दोस्त नहीं कहा था, इसलिए तो वो तुमसे लड़ने से बच रहा है। टैंगरेंग के ऐसे शब्दों का असर ग्वेंगडू पे गहरा होता है। वहीं पे हयोल साइड में खड़ा खड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। वहीं ग्वेंगडू अपने इन सभी व्यवहारों पर पुनः विचार करता है कि मैंने सही भी किया है या नहीं। और ग्वेंगडू जब ये महसूस करता है कि किसी और पे अपना गुस्सा निकालना अनुचित है और उसके गुरु की प्रतिष्ठा यानी कि माउंट हुआ की जो प्रतिष्ठा थी उसको भी ठेस पहुंची है, अब ग्वेंगडू अपनी पिछली मूर्खता के लिए माफी मांगता है। लेकिन इससे पहले हयोल कुछ कर ही पाता, उससे पहले ही सोलवा जेल की दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है और तुरंत अपने हयोल को गले लगा लेती है। फिर वो ग्वेंगडू को देखती है और पूछती है हयोल से कि ये गंजा कौन है। ये सुनते ही ग्वेंगडू फिर से गुस्सा होने लगता है और मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगता है और हमें जहां तक सुनाई देता है वो कहता है बड़े भाई। और वहीं
आधी रात में हो रहे सरकारी दफ्तर में सभी हंगामे की वजह से सभी राहगीर उत्सुकता के साथ उसी दफ्तर के बाहर जमा हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। उसी भीड़ में एक अधेड़ उम्र की पर्पल बालों वाली एक आकर्षक महिला भी होती है, जिसकी फिलहाल तो कोई पहचान नहीं बताई जाती। वो महिला सोच रही होती है कि आखिर इस बार सरकारी दफ्तर में चल क्या रहा है। जाहिर सी बात है कि मेरे संप्रदाय द्वारा भेजे गए व्यक्ति ने जरूर कोई ना कोई काम नहीं किया होगा और उसे बिगाड़ के रख दिया है। इसी बीच हम क्यूंग को देखते हैं जो कि एक खुफिया रास्ते की मदद से उस सरकारी दफ्तर में पहुंच जाती है और मनी मन सोलवा को विनती कर रही होती है कि काश उस सरकारी इमारत को नुकसान ना पहुंचाए। फिर क्यूंग को जल्दी से ही कुछ गड़बड़ का संकेत मिलता है। जैसे ही वो स्थिति समझने लगती है, ह्युनसुंग उसके पीछे से आकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। इसी बीच हयोल ग्वेंग को समझाने का प्रयास करता है और उसे आग्रह करता है कि सोलवा से लड़ने का जो फैसला उसने लिया है उस पर पुनः विचार करे। यह असल में सब एक गलतफहमी ही थी, लेकिन गुस्से में ग्वेंग इतना डूब चुका था कि वो हयोल की एक बात भी नहीं सुनता। वो चिल्लाता और कहने लगता है कि सोलवा ने उसे सब कुछ छीन लिया। वहीं सोलवा हैरान कंफ्यूज हो जाती है और उसे उसकी पहचान बताने को कहती है और समझाने के लिए मांग करती है कि आखिर उसने उसके साथ किया क्या है। ग्वेंग गुस्से में बड़बड़ाने लगता है, बट हयोल बीच में आ जाता है और घोषणा करता है कि अगर सोलवा ने ग्वेंग के साथ किसी भी तरह का अन्याय किया होगा तो वो उसके साथी के तौर पे उसकी सभी जिम्मेदारियां लेगा। वहीं ग्वेंग ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था और उसे कहीं ना कहीं हयोल की बातें समझ में भी नहीं आ रही होती है। स्थिति को शांत करने के लिए हयोल यह भी सुझाव देता है कि वह जीहुन से भी माफी मांगेगा अगर उसे चल रहे संघर्ष के चक्र को तोड़ना है तो यह तो करना ही पड़ेगा। वह बताता है कि उसने पहले से ही सोलवा के साथ उसके दुख दर्द बांटने का और उसके साथ एक सुखद भविष्य बिताने का भी वादा किया है। भले ही ये सोलवा का कभी भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, पर फिर भी हयोल अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए जोर देता है। फिर हयोल ग्वेंगडू से कहता है कि सोलवा ने अगर उसे कुछ भी लिया है तो उसे वापस ले सकता है। ग्वेंग कंफर्म करने के लिए हयोल से कहता है कि तुम सच कह रहे हो ना, तुम सीरियस तो हो ना। हयोल हाँ में जवाब देता है। अभी मामले को शांत करने के लिए क्यूंग बीच में आ जाती है और ग्वेंग को याद दिलाती है कि वे सभी माउंट ह्यूआ के संप्रदाय के नेता के शिष्य है। इन शॉर्ट माउंट ह्यूआ के शिष्य है सब। वहीं ग्वेंग उसकी बात सुनकर सब कुछ खारिज कर देता है और कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्वेंग घोषणा करता है कि सोलवा ने जो उसके साथ गलत काम किया है उसके प्रायश्चित के रूप में वह हयोल का सर भी मंडवा देगा। हालांकि सभी को ग्वेंग से इससे भी बड़ी घोषणा की उम्मीद थी, क्योंकि जब ग्वेंगडू ने अपनी सारी कहानी सुनाई थी तो कमर में मौजूद सभी लोग निराश हो गए थे और उन्हें लगा था कि ग्वेंगडू सच में बहुत क्रोधित और नाराज है। और वहीं इससे पहले ग्वेंगडू अपना गुस्सा जारी रख पाता, पीछे से वही पर्पल वालों वाली महिला आ जाती है और उसके सर पर थप्पड़ मारती है और ग्वेंग को खुद की स्थिति इतनी खराब करने के लिए उसे मूर्ख कहती है। वो महिला ग्वेंगडू को कहती है कि जब मुझे पता चला कि मेरे नौकर को जेल में डाल दिया तो मैं घटनास्थल में दौड़ते हुए आई हूँ। वो महिला ग्वेंग पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे तब पता चला कि तुमने तो बस एक छोटी सी घटना के चलते इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर रखी है। ग्वेंगडू को फटकार लगाने के बाद वो महिला अपना परिचय देती है, जिसका नाम है च्वान युंग, जो कि अपने आप को माउंट हुआ का बुजुर्ग के रूप में बताती है और अपने शिष्य के दुराचार के लिए माफी मांगती है। चाउन टेंगरेंग को पॉइजन फिनिक्स के रूप में पहचान लेती है और टेंगरेंग को इतनी कम उम्र में इतनी निपुणता हासिल करने के लिए उसे बधाई देती है। इसके तुरंत बाद वह सोलवा को देखती है और उसे कुख्यात सूर्य चंद्रमा तलवार के रूप में पहचानती है, सन मून स्वॉर्ड। पर जैसे ही वो कोयोटी डीमन स्वॉर्ड का नाम लेने वाली होती कि अचानक से क्यूंग बीच में दखल देती है। क्यूंग कहने लगते हैं कि हयोल बस उसका अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड है।